के साथ खड़े होते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं वो अपने आप में काफ़ी अहम, लेकिन जो मतदाता हैं उनका जो रुझान है, उनका जो निष्कर्ष है वो क्या रहता है, उनके लिए कौन सा मुद्दा अहम हो पाता है और क्या उसी मुद्दे को बनाने की कोशिश ये जो तमाम कह सकते हैं निर्वाचक हैं उन्होंने की है नहीं है, और इसका फ़ायदा क्या डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा या कमला हैरिस को मिलेगा, ये आने वाला वक्त जो है वो तय करेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रभुदयाल जी, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रभुदयाल जी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। यहाँ सबसे पहले प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपके पास में आना चाहूँगा। जिस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, कई ये अहम मुद्दे हैं, क्योंकि अक्सर हम यही देखते हैं जब भी चुनाव की बात आती है ये तमाम मुद्दे जो हैं काफ़ी हावी रहते हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होता नज़र आ रहा है, करीबी हो गया है और अब तो ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है। लेकिन क्या यही मुद्दे रहेंगे या जो अमेरिका की जनता है जो मतदान कर रही है उनके मन में कुछ और होगा? मुकुल, हालांकि हमने देखा कि ज़्यादातर लोकतंत्र देशों में और ख़ासकर अमेरिका के जो चुनाव के भाषण हैं उसमें व्यक्ति विशेष जो उम्मीदवार दूसरी तरफ से हैं उन पर अलग अलग तरह से कटाक्ष करना खासकर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से सबसे ज़्यादा नज़र में आया जी। पर उसके साथ साथ जिस तरह से आपकी रिपोर्ट में 5 मुद्दों की बात की गई है वो भी मुद्दे खासकर जब से कमला हैरिस चुनाव में उतरी हैं तब से मुद्दों पर रुझान ज़्यादा अच्छे से बना है। और इन सभी में मुझे लगता है कि नागरिकों के लिए, वहाँ के वोटर्स के लिए आर्थिक मंदी को किस तरह से बदला जाए और वृद्धि दर कैसे बढ़ाया जाए जी। इस पर उनका ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहेगा। और उसके लिए उम्मीदवार जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पर उनको व्यापार बढ़ाने में वो जो टैरिफ का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर आपने देखा कि चीन के साथ उनका एक तरह से व्यापार युद्ध चला था जी। या चल रहा है आज भी। तो उनका जो रवैया है वो अमेरिका को अपने आप में एक तरह से अंदरूनी तरीके से सुदृढ़ करने के लिए बाहर के जो रिश्ते हैं, तालमेल हैं, उन पर कम निर्भर होने की उनकी सोच है। जबकि कमला हैरिस की सोच है कि अपने साथी और मित्र देशों को साथ लेकर व्यापार आगे बढ़ना चाहिए। और खासकर जैसे रिपोर्ट में कहा गया कि जो उनकी एक तरह से मिडिल क्लास है वहाँ, उस पर ज़्यादा कमला हैरिस का फोकस ध्यान नजर आता है केंद्रित उस है। पर। जी बिल्कुल। खासतौर से प्रभुदयाल जी, एक इसमें जो अहम मुद्दा है वो विदेश नीति भी है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से अमेरिका की जो विदेश नीति रही है, और क्योंकि पहले रिपब्लिकन की बात की जाए और अब डेमोक्रेट की बात की जाए, किस तरीके से इसमें जो बदलाव है या किस तरह का परिवर्तन हमने देखा है? तो पहले तो हमको नजर डालनी चाहिए कि दोनों जो उम्मीदवार हैं उनका क्या नजरिया इन दोनों मुद्दों के बारे में। जी। हैरिस ने ये साफ साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन को रशिया के विरुद्ध सपोर्ट करेंगे, और उन्होंने कहा है कि जब तक उस सपोर्ट की जरूरत होगी वो देती रहेंगी। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो हथियार वगैरह देने की बात है उस पे वो पुनर्विचार नहीं करेंगे, वो पूरी तरह से हथियार देती रहेंगे। जी। अब जहां तक ट्रंप का सवाल है, उन्होंने ये बार बार कहा है कि वो अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो वो रशिया यूक्रेन के बीच में एक समझौता कराए। अब ये कैसे कराया जाएगा ये बात अलग है, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समझौता करने के लिए रूस तैयार भी होता है तो वो बड़ी भारी कीमत मांगे। तो इस तरह से जो लोग हैं उनका यह ख्याल है कि समझौते की बात अच्छी है, लेकिन कैसे कराया जाएगा ये तो स्पष्ट नहीं है। अब जहां तक दूसरा मुद्दा है ये मिडिल ईस्ट वॉर का, इसमें कमला हैरिस जो है ये पूरी तरह से 2 स्टेट सोल्यूशन के पक्ष में सामने आई है, और उन्होंने ये कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन के बगैर ये मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम, पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। जी। ट्रंप ने ये कहा है कि वो तो पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करेंगे और वही इसी तरह से युद्ध की समाप्ति होगी, क्योंकि
इजराइल जो है वो तहस नहस कर देगा फिलिस्तीनियों को, जी। तो तभी ये युद्ध खत्म होगा। तो दोनों के जो विचारों में बहुत फर्क है। हम्म। अब जहां तक कुछ और मुद्दे हैं, जैसे ट्रंप जो है वो नेटो के पक्ष में नहीं है। जी। नेटो से एक तरह से उन्होंने अमेरिका को दूर करने की कोशिश की। हम्म। फिर उन्होंने ये जाहिर किया था कि देखिए, जो नेटो के बहुत से सदस्य हैं वो उनका जी। जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है वो नहीं देते हैं। तो जी जब बिल्कुल तक वो नहीं प्रभुदयाल जी, देंगे आपको तो यहाँ रोकना अमेरिका भी चाहूंगा। नहीं दरअसल कुछ। एक बड़ी खबर आ रही है, एक दुखद जी खबर जी, इस बताइए। वक्त आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली एम्स में लोक गायिका शारदा सिन्हा का इलाज चल रहा था और इस वक्त खबर यही आ रही है कि उनका निधन हो चुका है। दिल्ली एम्स में पिछले काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था और बताया जा रहा है कि 9:20 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लोक गायिका शारदा सिन्हा, और हमने देखा था किस तरीके से खास तौर से छठ महापर्व को लेकर भी उनकी तरफ से, उनके YouTube चैनल की तरफ से जो गीत है वो जारी भी किया गया था और उनके बेटे ने इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी हालत जो है वो फ़िलहाल सही नहीं है। उनको वेंटिलेटर पर भी रखा गया था और अभी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार 9:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से एम्स में उनका इलाज चल रहा था और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र, दुख खबर ये, क्या इसके बारे में और जानकारी अभी मिल पाई है? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले 9:20 पर स्वर कोकिला बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन दिल्ली के एम्स में हो गया है। पिछले 10 दिनों से वो एम्स में भर्ती थी और उनका इलाज चल रहा था। मल्टीपल मायलोमा की शिकार थी वो, एक तरह का ब्लड कैंसर था और उसके बाद डॉक्टरों की एक टीम लगी थी उनको बचाने के लिए, क्योंकि पहले से भी एम्स में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन 10 दिन से जब भर्ती थी तो बहुत ज़्यादा सुधार नहीं देखने को मिला। लेकिन परसों शाम में उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, उसके बाद वेंटिलेटर पर डालना पड़ा और डॉक्टरों की टीम लगातार कोशिश करती रही लेकिन बचा नहीं पाए और अब से थोड़ी देर पहले 9:20 पर उनका निधन हो गया। जी बिल्कुल नितेंद्र, उनके पति के देहांत के बाद से तबीयत जो है लगातार उनकी बिगड़ती चली गई थी, ऐसा बताया जा रहा था। और ख़ास तौर से और क्या कुछ जानकारी जो पारिवारिक सूत्र हैं उनकी तरफ से अभी कुछ मिली है? देखिए, ये बात सच है क्योंकि 1 महीना पहले उनके पति की डेथ हुई थी और आज दोपहर में उनके बेटा जो अंशुमन सिन्हा थे उनसे हमारी बातचीत हुई थी और हमने एक बाइट भी रिकॉर्ड किया था उनके सेहत के बारे में। तो उनसे जो जानकारी मिली तो उन्होंने ये जरूर बताया था कि पिता के निधन के बाद काफी वो परेशान हो गई थी और काफी ज्यादा उनको दुख था, गहरा दुख था और उसके बाद से उनकी सेहत में लगातार गिरावट होती चली गई और उसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया था 10 दिन पहले और डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी किसी तरीके से उनकी जान को बचाया जाए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और लगभग अगर हम उनकी बात करें, अगर उनकी शख्सियत की, तो 1952 में 1 अक्टूबर 1952 में उनका जन्म हुआ था और आज हम जानते हैं कि छठ का त्योहार चल रहा है। आज से नहाय खान से छठ पर्व की शुरुआत हुई और उनकी जो लोकप्रियता थी छठ के गीतों के लेकर थी कि अगर जहां भी छठ होता था, चाहे बिहार हो या बिहार के बाकी दूसरे हिस्सों में, देश विदेश कहीं भी अगर छठ पूजा हो रहा है तो शारदा सिन्हा जी का ही गीत गाया जाता था। वो कैसेट या फिर ऑडियो सुनते थे लोग और उसी से छठ पूजा की एक तरह शुरुआत होती थी। आज देखिए, ऐसा संयोग है कि छठ के पर्व के समय में ही उनका निधन हुआ। तो एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। बिहार के लिए स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी। मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका और इन तमाम जो बोली है, भाषा है, उसमें उन्होंने कम से कम 1,500 से 2,000 के बीच गाना उन्होंने गाया था। मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर की जो मशहूर गाना था, उसमें भी उन्होंने, हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने गाना गाया था। और ये बेगूसराय में रहती थी, उनकी शादी बेगूसराय में हुई थी, सुपौल में उनका जन्म हुआ था और 2018 में पद्म भूषण
से उनको सम्मानित किया गया था भारत सरकार की तरफ से, और 1991 में पद्मश्री उनको दिया गया था। तो ये सब तभी संभव हुआ जब उन्होंने एक लोक गायिका के रूप में काफी प्रसिद्धि पाई, और बिहार की एक तरह से लता मंगेशकर के तौर पर उनको जाना जाता। तो निश्चित तौर पे बिहार और बिहार से बाहर जितने भी लोग बाहर रहते हैं जानते हैं उनको, उनकी गाना को सुनते हैं। भोजपुरी में उन्होंने बहुत सारे गाने, फिल्मी जो शादी विवाह के समय में जो गीत गाई जाती थी वो शारदा सिन्हा की गीत गाई जाती थी। तो निश्चित तौर पे एक अपूर्णीय क्षति है बिहार के लिए और बाकी देश के अलग हिस्सों के लिए। बिल्कुल नितेंद्र, और जिस तरीके से एक तरीके से अगर देखा जाए लोक संस्कृति को, जिस तरीके से उन्होंने बढ़ावा दिया लोकगीतों के जरिए, और ऐसे में छठ महापर्व के अवसर पर दुनिया से अलविदा कहना जाहिर तौर पर जो उनके प्रशंसक हैं वो काफ़ी अपने आप को व्यथित महसूस कर रहे होंगे। निश्चित तौर पे आज दोपहर में जब उनके बेटे से बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक 3 दिन पहले उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था छठ गीत को लेकर ही, और उन्होंने ये बात अपने बेटे से कहा था कि बेटा अब तो शायद मेरा बचना मुश्किल है, तो ये मेरी आखिरी गीत होगी छठ को लेकर के, इसको जरूर रिलीज कर देना। तो अंशुमन जी ने ये जरूर बताया कि उस गाने को उन्होंने यूट्यूब पे और बाकी तमाम जो सोशल मीडिया है और उनका जो अपना प्लेटफॉर्म था, तो उसके जरिए उन्होंने उस गीत को रिलीज किया था, और वो आखिरी गीत उनकी छठ महापर्व पे साबित हुई। तो उनको ऐसा आभास हो गया था कि शायद उनका आखिरी वक्त है, और जिस तरीके से बीमारी की कैंसर को था उनको, और कैंसर जैसे बीमारी से वो घिरी हुई थी, और पिछले 10 साल से उनका इलाज चल रहा था, और उनको लग गया था कि शायद अब बचना मुश्किल है, और छठी मैया की कृपा अगर होगी तभी बचने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन किया था, और उन्होंने उनके बेटे से बातचीत की, एम्स प्रशासन से बात की, उनके सेहत के बारे में जानकारी ली, और प्रधानमंत्री ने भी ढाढ़स बनाया था अंशुमन जी को कि आप हिम्मत रखिए, छठी मैया जरूर कुछ कृपा करेंगी। तो इस तरह के उद्गार उन्होंने व्यक्त किया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री लगातार उनकी सेहत की जानकारी ले रहे थे, ऐसा एम्स की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया था। तो निश्चित तौर पे पूरे बिहार और बिहार के बाहर जितने लोग रहते, चाहे देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, और उनके जो प्रशंसक थे, निश्चित तौर पे उनको निराशा और मायूसी होगी। और छठ महापर्व के समय में हुआ तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में क्या स्थिति होगी, कितने लोग गमगीन हो गए होंगे। जी बिल्कुल नितेंद्र, और एक जैसा आप बता रहे हैं कि बीमारी की वजह से लगातार उनका जो इलाज है वो चल रहा था, तो एक लंबी जंग जो है उनकी बीमारी के साथ भी रही, और जिस तरीके से इसी वर्ष ब्रेन हेमरेज की वजह से उनके पति का देहांत हुआ, तो कहीं ना कहीं जो ये एक झटका ये भी लगा, वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाई, और साथ साथ जो एक दूसरी जंग बीमारी के साथ चल रही थी उसी वजह से निधन उनका हुआ। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें आपको पता है कि काफी असर होता है खुद के ऊपर भी, और उसका असर परिवार पे भी पड़ता है। तो जब पति का निधन हुआ 1 महीना पहले, तो उससे जरूर वो टूट गई थी, ये बात उनके बेटे ने हमें आज बताया था। और बीते 8-10 साल से उनका कैंसर से वो जूझ रही थी, तो इलाज चल रहा था, एम्स में ही इलाज चल रहा था। लेकिन पति के निधन के बाद उनका थोड़ा हौसला टूटा, और निश्चित तौर पर उसका असर हुआ, और सेहत उनकी बिगड़ती चली गई। और ठीक 10 दिन पहले ही उनको एम्स में भर्ती कराया गया था, और डॉक्टरों की टीम, बहुत ही बेहतरीन टीम बनाई गई थी, और कोशिश था कि वो बच जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और 2 दिन पहले उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ा, और आज उन्होंने 9:20 पर अंतिम सांस ली। तो कहीं न कहीं पति का गम तो जरूर था, और बीमारी भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और कैंसर ने अपने उनको लपेटे में ले लिया था। तो निश्चित तौर पे उसका असर एक देख सकते हैं। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को लगातार ये बड़ी खबर हम बताने की, दुखद खबर, जो खासतौर से लोक गायिका की अगर बात की जाए जिनका निधन हुआ है, और ख़ासतौर से हमारे संवाददाता नितेंद्र बता रहे थे। नितेंद्र, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोक संस्कृति के साथ जुड़ाव की जब बात हम करते हैं, या ख़ासतौर से जिस तरीके से एक जिंदा दिल इंसान के रूप में वो रहीं, और इतना लंबा समय उन्होंने इस बीमारी के साथ जूझते हुए काटा, और इस वर्ष उन्होंने अपने पति के साथ शादी की जो 54वीं सालगिरह भी मनाई थी, तो कहीं ना कहीं अंतिम समय तक एक जिंदा दिल इंसान के रूप में भी उनको याद रखा जाएगा।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शारदा सिन्हा जिनका निधन हुआ है। पिछले 10 दिनों से एम्स में उनका इलाज चल रहा था और करीब अगर देखा जाए 8 से 10 वर्ष से लगातार एक बीमारी से जंग उनकी चल रही थी मल्टीपल माइलोमा के साथ। और 2018 में आपको बता दें पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित भी किया गया और फिलहाल 9:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे संवाददाता राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, अगर देखा जाए छठ महापर्व का ये अवसर, लेकिन कहीं ना कहीं हर शख्स जो इस महापर्व में खुश होगा थोड़ा सा गमगीन इस वक्त महसूस कर रहा होगा, जिस तरीके से शारदा सिन्हा ने दुनिया को अलविदा कहा है। देखिए मुकुल, निश्चित तौर पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के जो कला और संस्कृति जगत में जो रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और खास करके छठ का त्योहार, छठ के प्रतीक के तौर पर शारदा सिन्हा को जाना जाता था। शारदा सिन्हा हर हाल में जब घाटों पर जाती थी तो लोग उन्हें, हम कह सकते हैं कि छठी मैया के गीत गाते गाते लोग उनका पांव छूने लगते थे। वह दृश्य भी हमने पटना के कई घाटों पर देखा है। और विवाह गीत से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। अपने भाई के विवाह में वो एक गीत गाने के लिए गई और उसके बाद फिर उनको प्रोजेक्ट किया गया। उनके पतिदेव जो बीके सिन्हा थे, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने काफी प्रमोट किया। और वो बेगूसराय की रहने वाली थी। इत्तेफाक से मेरा घर भी बेगूसराय है और उनको बहुत करीब से जानने, समझने और सुनने का मुझे मौका मिला। और बेगूसराय के साथ उनका रिश्ता जो है, उनका ससुराल, उनका मैके जो है वो सुपौल जिले में आता है और बेगूसराय उनका ससुराल हुआ जहां पर उनकी शादी हुई थी। दोनों जगह मातमी सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। और शारदा सिन्हा मैथिली में भी गीत गाती थी, भोजपुरी में गाती थी, मगही में गाती थी। और छठ के जो गीत हैं, बिना शारदा सिन्हा के छठ का जो घाट है वो गुलजार हो ही नहीं सकता है। शायद ये वजह है कि छठ पर्व में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जो ये महान आस्था का त्योहार है, इस मौके पर उनकी जो है वो आखिरी विदाई हो गई है और पूरा बिहार गमगीन है। इत्तेफाक से मैं बिहार में मौजूद हूँ, पटना में मैं मौजूद हूँ और पटना में मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोगों की आंखें नम हैं और अपनी बेटी और बहू के जाने का जो गम होता है, जो विदाई का दृश्य होता है, वह दृश्य कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। और शारदा सिन्हा पेशे से प्रोफेसर थी, लेक्चरर थी, संगीत की तालीम उन्होंने ली थी और समस्तीपुर कॉलेज में वो संगीत की प्रोफेसर थी। और बचपन से ही उनको जो है गीत गाने में अभिरुचि थी उनकी। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह ही उनके पुत्र अंशुमन सिन्हा से बातचीत करी थी और उनसे हालचाल जानने की कोशिश की थी। और कहीं ना कहीं संपूर्ण जो बिहार है वो स्तब्ध है। उनके छठ के गीत हों, उनके विवाह के गीत हों और फिर शिव जी के लिए भी उन्होंने बहुत सारे गीत गाए। जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि भोला बाबा के लिए जो सावन के महीने में गीत गाए जाते हैं, उसमें कई ऐसे गीत उनके हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। और कई बूढ़ी माताएं जो हैं वो आज मुझे पटना की सड़कों पर मिली तो उन्होंने कहा कि हमारी सुबह तो शारदा सिन्हा के भजन गीतों से होती हैं। और आज भी उनके गीत जो हैं, और उनकी आवाज में वो जादू था कि बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी वो अपनी प्रखरता के साथ वो अपनी आवाज जो है वो गाती थी। और मेरा उनके साथ कई साक्षात्कार जो है वो लाइब्रेरी में होगा और कई एक इंटरव्यूज हमने उनके बिल्कुल राजेश, ना सिर्फ मैथिली भोजपुरी बल्कि हिंदी में भी जब हम बात करते हैं तो कई ऐसे जो सुपरहिट सॉन्ग्स हैं की तरफ से गाए गए हैं। फिर चाहे मैंने प्यार किया फिल्म की हम बात करें, हम आपके हैं कौन की बात की जाए, या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 पे भी उन्होंने गीत गाया था। लेकिन इसके साथ साथ अब भले ही जो लोकप्रियता है वो हासिल की, लेकिन उसके साथ ही जो लोक संस्कृति के साथ जुड़ाव है उनका वो कभी कम नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि सिर्फ भोजपुरी, मैथिली और मगही नहीं, जबकि बल्कि उन्होंने फिल्मों में भी हाथ आजमाया। और मैंने प्यार किया का वो जो गीत है उनका कहे तुझसे सजनी, वो गाना काफी लोकप्रिय हुआ। गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी उन्होंने एक गीत गाया जिसमें उनकी जो पंक्ति थी कि तार बिजली से पतले हमारे पिया। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि बेगूसराय के एक कार्यक्रम में जब वो आई थी
उन्होंने मैथिली भोजपुरी के अलावा इस गीत को गाया और उस कार्यक्रम में जो बिहार के तत्कालीन राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। जो जयमंगला महोत्सव का आयोजन बेगूसराय में किया जाता है और मुझे याद है कि पूरा जो मैदान था वो खचाखच लोगों से भरा हुआ था और जब उन्होंने इस गीत को गाए तो लोगों ने काफी सराहना की और इसके अलावा कई भजन सुनाकर उन्होंने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो शारदा सिन्हा एक ऐसी शख्सियत थी जिनको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं थी, बिना इंस्ट्रूमेंट के भी वो गाती थी, तो लगता था कि साक्षात सरस्वती उनकी जिह्वा पर वास कर रही हैं। और शायद ये वजह है कि जो पुरानी पीढ़ी के जो गायक हैं, जो कलाकार हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेते रहे हैं और आज की पीढ़ी भी शारदा सिन्हा से कहीं से भी अनजान नहीं रही है। शारदा सिन्हा को लोग सुनने, समझने, देखने के लिए जो है वो उनके कार्यक्रमों में बड़ी तादाद में भीड़ उनकी उमड़ती थी। कुछ एक दिनों से वो बीमार चल रही थी, बड़े जो कार्यक्रम था वो नहीं कर रही थी, इसके बावजूद किसी के खास आग्रह पर वो कार्यक्रमों में जाती थी जी। और अपने जो उनके गीत के जो लय थे, उनके जो बोल थे, उससे वो लोगों को मंत्रमुग्ध करती थी। अभी पिछले 22 सितंबर को ही उनके जो पतिदेव थे बीके सिन्हा जी, उनका निधन हो गया था ब्रेन हेमरेज की वजह से और शायद यही वजह थी कि और सिन्हा जी से उनका बहुत लगाव था और ऐसे भी कहा जाता है कि जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसमें पति और पत्नी का जो संबंध होता है वह एक मतलब पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है और सिन्हा जी के जाने के बाद वो बहुत आहत हुई और उसके बाद उनकी तबीयत जो है बिगड़ना शुरू हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं एम्स दिल्ली में भर्ती होने के बाद कई दिनों तक लगातार उनका इलाज चला, लेकिन काल के गाल में वो समा चुकी हैं और पूरा बिहार गमगीन है अपनी बेटी बहू के बिछड़ने से, उनकी विदाई से। और ये माना जा रहा है कि बिहार में चूंकि वो पद्म भूषण थी, पद्मश्री थी, तो राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि जो है करने की परंपरा रही है। तो हर हाल में मुझे लगता है कि अभी उनके परिजनों से बात नहीं हो पाई है। उनके पुत्र से और उनके दामाद से मेरी बातचीत हुई थी 2 घंटे पहले जी, लेकिन निधन के बाद मेरी बातचीत नहीं हुई है। अब बातचीत होने के बाद पता चलेगा। अंतिम संस्कार तो मुझे लगता है कि बिहार में ही होगा हर हाल में और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। और चूंकि बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत बड़ी, और मुझे अभी 5 जुलाई को रामविलास पासवान जी का उनकी जो पुण्य जयंती थी, उस 5 जुलाई को एक कार्यक्रम था पार्लियामेंट के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने बुलाया था, उसमें उदित नारायण और शारदा सिन्हा समेत देश की बड़ी हस्तियां जो है वो मौजूद थी और उस दिन भी मैंने उनका साक्षात्कार किया था। मुझसे उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने मुझे देखा तो बहुत प्रफुल्लित हो गई, खूब आशीर्वाद उन्होंने दिया और उसके बाद मिलने की तिथि मुकर्रर होने वाली थी कि हम लोग फिर दोबारा उनसे मिलेंगे, लेकिन इत्तेफाक से मुलाकात नहीं हो पाई और वही मेरी और उनकी जो थी वो आखिरी मुलाकात थी। और उनका स्नेह अक्सर मुझे मिलता रहा है, स्नेह उनका प्राप्त होता रहा है, लेकिन अफसोस है कि अंतिम समय में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है। कला जगत के जो लोग हैं वो स्तब्ध हैं और जो तमाम सियासी दलों के लोग हैं वो एम्स जाकर के उन्होंने उनसे मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मिलने गए, चिराग पासवान मिलने गए, अश्विनी कुमार चौबे मिलने गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अंशुमन से बातचीत करके उनके जो बेटे हैं उनका हालचाल जानने की कोशिश की। तो पूरा जो सियासी महकमा है और जो कला जगत है वो स्तब्ध है पद्म भूषण शारदा सिन्हा के रुखसत होने से और ये एक देश के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि मात्र 72 साल उनकी उम्र थी और अगर वो बीमार नहीं पड़ती तो मुझे लगता है कि अभी उनके जो संगीत का सिलसिला था वो अनवरत चलता। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर एक बड़ी क्षति अगर देखा जाए। शारदा सिन्हा जिन्होंने 9:20 पर अंतिम सांस ली और इसकी जो जानकारी है उनकी बेटे ने भी साझा की और अपने जो दर्शक हैं उनको हम बता दें कि जो तमाम सम्मान इनको मिले हैं, जिनमें राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की हम बात करें, बिहार कला पुरस्कार की बात की जाए, बिहार गौरव, बिहार रत्न, भिखारी ठाकुर सम्मान, भोजपुरी रत्न, मिथिला विभूति सम्मान, साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया, 1991 में पद्मश्री सम्मान दिया गया और पद्म भूषण साल 2018 में
उन्हें दिया गया। एक बहुत बड़ी शख्सियत जो कि आज महाछठ पर्व का जहाँ एक अवसर है, उस अवसर पर सबको छोड़ के वो गई हैं राजेश। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से महापर्व का ये मौका है और आज भी उन्होंने जिस तरीके से आप बता रहे हैं उनके बेटे से आपकी जो बातचीत हुई थी, शायद जो उनके प्रशंसक हैं उनके लिए उन्होंने एक गीत तैयार किया था, उसकी जो जानकारी है उन्होंने कुछ दी थी। लेकिन जो उनके पुत्र हैं अंशुमन सिन्हा, उन्होंने ये जानकारी जो है उनकी आईडी से ये जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा कि आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेंगे। माँ को छठ मैया ने अपने पास बुला लिया है। माँ अब शारीरिक रूप से हम सब के बीच नहीं रही हैं। अंशुमन सिन्हा शारदा सिन्हा के पुत्र, जिन्होंने ये पोस्ट किया है, अपने आप में काफ़ी मार्मिक, और ये ज़ाहिर तौर पर जो उन्होंने लिखा है एक बार फिर हम आपको बता दें, आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेंगे। माँ को छठ मैया ने अपने पास बुला लिया है। माँ अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं रहीं। ये पोस्ट किया है शारदा सिन्हा के हैंडल से किया गया है उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने। राजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, आप बता रहे थे उनके पुत्र से भी आपकी जो बातचीत हुई थी और उन्हीं ने एक पोस्ट भी अब साझा की है। सबको बताया गया है कि किस तरीके से छठ मैया ने इस अवसर पर उनको अपने पास बुला लिया है। लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिनका निधन हुआ है, फिलहाल आपको बता दें एम्स के कैंसर ब्लॉक जो है वहाँ पर शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर रखा गया है। परिवार और उसके साथ साथ जो नज़दीकी लोग हैं वो वहाँ अभी भी मौजूद हैं और करीब 9:20 पर उन्होंने ये अंतिम सांस ली। आपको हम बता रहे थे कितने पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। ना सिर्फ जब हम बात करते हैं मैथिली, भोजपुरी या दूसरी जो लोक भाषा है उसमें जो लोकगीत उन्होंने गाए हैं, और ख़ासतौर से जो लोकप्रियता उनको हासिल हुई वो छठ के जो गीत हैं उनकी वजह से उनको काफ़ी लोकप्रियता उनको हासिल हुई। हमारे संवाददाता नितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, अभी अगर बात की जाए, क्योंकि एम्स में इनका इलाज चल रहा था, वहाँ पर अभी उनके परिवार के सदस्यों के साथ और कौन कौन मौजूद है, या इसमें कुछ और आपकी बातचीत वहाँ पर हो पाई है? देखिए, अभी उनकी पार्थिव शरीर एम्स में ही है और एम्स के जो कैंसर ब्लॉक है डिपार्टमेंट ऑफ कैंसर का, वहाँ पर है। और वहाँ पर उनके परिवार के सदस्य हैं, जिनमें उनके बेटा, बेटी, दामाद, ये लोग वहाँ पर उपस्थित है। जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं वही उपस्थित है वहाँ पर। अब से थोड़ी देर पहले शहनवाज हुसैन भी गए थे वहाँ पे, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गए थे और सुबह से ही कई सारे नेता, लीडर्स आए हुए थे। बिहार के कई सारे नेता आए हुए थे। तो इस तरीके से सिलसिला लगातार जारी था और अभी सिर्फ और सिर्फ परिवार के बहुत ही क्लोज जो रिलेटिव है, परिवार और उनके क्लोज रिलेटिव वहाँ पर मौजूद हैं। जो एक औपचारिकता होती है एम्स की जो प्रक्रिया है उसको वहाँ पे अभी किया जा रहा है, क्योंकि ये परिवार की तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा। इसके भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है जी। निश्चित तौर पे जो जिस तरीके से जिस समय निधन हुआ शारदा सिन्हा जी का छठ के समय, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में और जो भी लोग रहते हैं बिहार के बाहर, जो उनको जानते हैं, उनकी लोकगीत को सुनते आ रहे हैं बचपन से, जिनमें हम लोग खुद शामिल हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत ही एक दुखद दिन है। और जिस तरीके से उन्होंने गाना गाया था, करीब 1500 से ज्यादा उन्होंने गाना गाया था, चाहे वो भोजपुरी की हो, चाहे मैथिली की, फिर बज्जिका की हो, अंगिका की हो, हिंदी फिल्मों में उन्होंने गाना गाया था। तो इस तरीके से गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, मैंने प्यार किया, हम आपके कौन जैसे चर्चित फिल्मों में उन्होंने गाना गाया था। तो एक स्वर कोकिला के रूप में हम जानते हैं मुकुल की, उनको जाना जाता था। और लता मंगेशकर का जो हिंदी फिल्मों में स्थान है, बिहार में उनका स्थान था। तो भारत सरकार ने भी देखिए पद्मश्री, पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया था।
तो निश्चित तौर पे जो वो अपनी लीगेसी छोड़कर गई हैं, और उनके बेटा ने थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है उनके ट्विटर हैंडल से, एक्स के हैंडल से, माफ कीजिएगा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि माँ हमेशा माँ का, आप लोगों का प्यार माँ के साथ रहेगा, और छठी मैया के दिन वो यहाँ से अंतिम सांस ली हैं, तो निश्चित तौर पे वो यादें वो उनके साथ रहेंगी। जितना प्यार लोगों ने दिया उनको, उसको बोले कि उन्होंने लिखा है कि हमेशा उनके साथ रहेगा। जी बिल्कुल। और नितेंद्र, खासतौर से उनके गीतों की भी अगर बात की जाए तो लोग उन गीतों से काफ़ी अपना जुड़ाव महसूस करते थे, भावुक हो जाते थे उन गीतों को सुनकर भी। लेकिन आज भावुक शायद इस वजह से कि अब शारदा सिन्हा जो हैं वो हम सब के बीच नहीं हैं। जी बिल्कुल। देखिए, छठ की बात हो, विवाह समारोह की बात हो, दुर्गा पूजा की बात हो, विवाह में भी अगर शादी विवाह बिहार में होता था तो वहाँ पर शारदा सिन्हा जी के गीत बजते थे। साथ ही साथ छठ के गीत की हम बात करें तो आज भी उनके गाना जब सुनते हैं हम लोग तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और लगता है कि हम वापस बिहार जाएं, और जो छठ के समय हम लोग मिस करते हैं कि हम अपने बिहार में जाकर के छठ मनाए। तो अगर हम सुनते हैं हम जहाँ कभी अगर बिहार से बाहर हो तो बरबस मन करता है कि हम वापस अपने गांव चले जाएं। तो ये पावर थी, ये ताकत थी उनकी गायकी की। और जैसा कि राजेश बता रहे थे, क्योंकि राजेश बहुत करीबी से उनसे जुड़े हुए थे और अक्सर उनका मिलना जुलना होता था, और बेगूसराय में चूंकि वो रहती थी, राजेश भी वहीं के हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि उनकी जो लोक गायकी थी वो एक पीढ़ी उन्होंने तैयार किया। आगे आने वाले जो अगली पीढ़ी है वो उनसे सुनकर, उनसे सीखकर आगे बढ़ रही है, और कई ऐसे लोग हैं जो उनकी जो शैली है गायकी की उसको आगे बढ़ाते हुए बढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से एक मैथिल की बात हो, मिथिला की बात हो, या फिर बज्जिका की बात हो, भोजपुरी की बात हो, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने पहुंचाया अपने लोक गायकी के माध्यम से, वो बहुत ही अतुलनीय है, और जिसकी सराहना हर जगह की जाती है। और इसीलिए आप देखते हैं कि भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया उनको। जी बिल्कुल नितेंद्र, और जिस तरीके से न सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरह की ख्याति उन्होंने प्राप्त की, उसके बावजूद अपनी इन लोक संस्कृति की बात की जाए, अपने क्षेत्र की बात की जाए, उससे जो जुड़ाव उनका हमेशा रहा, वो कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश भी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे प्रेरणा स्रोत रही हैं। मैंने बताया आपको कि कई लोग उसके बाद जो पीढ़ियां, जो अगली पीढ़ी है, वो उनसे प्रेरणा लेकर के गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ी। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि वो पान की बहुत शौकीन थी, पान बहुत खाती थी, और हम जानते हैं कि मिथिला में पान बहुत फेमस है, मशहूर है। वहाँ पे जब आप जाते हैं तो मेहमान को, कोई भी अगर अतिथि मेहमान जाता है तो उनको खाने के बाद पान खिलाया जाता है। तो शारदा सिन्हा जी का अगर आप देखें तस्वीर में भी तो आपको दिखेगा जो एक बड़ी सी बिंदी लगाना, और बहुत ही एकदम जैसे कि आप देख के ही आपको अच्छा लगेगा उनके। वो हमेशा मुस्कुरा कर बात करती थी, पान अक्सर उनके मुंह में दबा हुआ आपको दिखता था। तो पान के जरिए भी, पान चूंकि हम मिथिला को जानते हैं, पान मखाना मिथिला का एक संस्कृति का, खान पान का एक हिस्सा है, तो वो भी उसको आगे बढ़ाती थी, उसके जरिए भी अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को आगे बढ़ाती थी। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ संगीत से जिस तरीके से वो जुड़ी रहीं, बचपन से ही उनकी रुचि जो है संगीत में थी, और शारदा सिन्हा के निधन के बाद आप बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि अपनी मधुर आवाज़ से 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संगीत को नई ऊंचाई देने वाली शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी ने मैथिली और भोजपुरी लोकगीतों को जन जन का कंठहार बनाया, और पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जगत को मंत्रमुग्ध करती रहीं। पूर्वांचल के लोक संस्कार उनकी आवाज़ के बिना अधूरे लगते हैं। इस छठ महापर्व पर उनका स्वर भक्तों को निश्चय ही और भी भावुक करेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं। छठी मैया दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति।
गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट कर ये संदेश लिखा है और अपनी संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की हैं। काफ़ी लोकप्रिय शख्सियत के रूप में शारदा सिन्हा को जाना जाता है और हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से संगीत में उनकी लगातार जो रुचि रही, उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ, जब हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो वहाँ बीएड का कोर्स भी किया, उसके बाद संगीत में पीएचडी डिग्री की जो डिग्री है वो हासिल की। साथ ही उन्होंने मगध महिला कॉलेज, प्रयाग संगीत समिति और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। और किस तरह से उनका जीवन रहा आप बता दें। शारदा सिन्हा बिहार की एक लोकप्रिय गायिका रहीं। 1 अक्टूबर 1952 से का जन्म हुआ। मैथिली और भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत उन्होंने गाए। हमारे साथ लोग गायिका मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मालिनी जी, कितना बड़ा दुख की ये घड़ी, छठ पर्व पर शारदा सिन्हा जी जो हैं वो दुनिया से उन्होंने अलविदा कह दिया है। जी, क्या कहा जाए, बहुत ही कष्ट की, अपार कष्ट की घड़ी है जिसमें हम सब लोग उस व्यथा में हुए हैं। और मेरे लिए तो ये बहुत अपना एक निजी आघात है। कला के लिए, संस्कृति और देश के लिए तो है ही जी। अभी कोई समय नहीं था और उनके भीतर इतनी संगीत और इतनी जिज्ञासा थी जी कि वे अभी तो बहुत गाती, लेकिन ये इस समय के लिए, जाने के लिए तो कोई कुछ कह नहीं सकता, प्रभु के आगे सब अवश्य है। लेकिन इस अवसर पर उनका जाना, जिस समय हर नुक्कड़, गांव, पोखर पे सिर्फ और उन्हीं के गीत गूंज रहे हैं जी, ये उनका छठी मैया के प्रति भक्ति का भी कहीं न कहीं एक संकेत है जी। और मुझे लगता है कि छठ माने तो शारदा दीदी सदा अनंत काल तक छठ में सिर्फ उनके ही गीत सुनने जाएंगे। बस बहुत कष्ट का समय है जी। मैं बेहद आपका ही दूरदर्शन का मैं के माध्यम से मैं जरूर ये कहना चाहूंगी जी कि आज इतने रियलिटी शो हैं, आज समाज बदल गया, लड़कियां आगे आ रही हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए शारदा दीदी ने जिस युग में जी गा करके अपने समाज में प्रतिष्ठा कमाई, सम्मान बनाया, जी वो कितना एक कठिन समय रहा होगा। और उस समय उन्होंने न सिर्फ नाम और प्रतिष्ठा पाई बल्कि संगीत को सम्मान दिलाया, अपनी बोली भाषा परंपरा को सम्मान दिलाया। जी ऐसे लोग हैं नहीं, क्या कहा जाए, बहुत दुखद। जी बिल्कुल मालिनी जी, जैसा आपने कहा, क्योंकि जो अब युवा पीढ़ी है उसको भी एक संदेश लगातार वो देती रही कि आखिर किस तरीके से जुड़ाव हमारा अपनी लोक संस्कृति से रह सकता है। देखिए, बड़े लोग तो अपना जीवन जी करके ही सिखा सकते हैं ना, वही संदेश है, जैसा वो जीवन जी रहे हैं जी, वो अपने आप में एक संदेश है कि भाई उन्होंने, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि 70 में, 60 में जिस दौर में लड़कियों का निकलना जाना, उस समय उन्होंने इतनी गरिमा और सम्मान बनाए हुए ऐसा गाया, मंच की प्रस्तुतियां दी और उस मंच के बहाने संस्कृति की सेवा की जी, देश की सेवा की। जी बिल्कुल। ये एक कितना, तो इसलिए बहुत बड़ा एक नुकसान है उनका जाना। एक कलाकार अकेला अपने बल पे अपनी बोली को क्या ऊंचाई प्रदान कर सकता है, ये शारदा जी के जीवन से जी मालिनी जी बिल्कुल। और जिस तरीके से संगीत को जो उन्होंने सम्मान ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाया, वो अपने आप में जाहिर तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण। हमारे संवाददाता राजेश राज जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अभी हम मालिनी जी हमारे साथ जुड़ी थी, बता रही थी कि किस तरीके से हमारे साथ जुड़ी हैं, बता रही हैं कि किस तरीके, कितना ज़्यादा एक बड़ा झटका, जब हम बात करते हैं लोक संस्कृति की, जब बात करते हैं किस तरीके से, और भी जो पूरा जो तमाम गीतकार हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल मुकुल, हम कह सकते हैं मालिनी जी ने बिल्कुल सही कहा सधे हुए शब्दों में कि अगर वो अभी वो जीती तो बहुत गाती, क्योंकि उनके पास जो सरस्वती का दिया हुआ जो आवाज है, वो आवाज में इतनी कशिश थी, इतनी गूंज थी कि उसकी जो शोर है उसका वो बहुत दूर तक जाता। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि अभी छठ के मौके पर तो गांव, नुक्कड़, शहर, टोला
और तमाम जो घाट थे, पनघट थे, उन तमाम जगहों पर शारदा सिन्हा की आवाज के बिना तो छठ त्योहार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। शारदा सिन्हा निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सरस्वती की साधिका थी, सरस्वती की वरद पुत्री थी, तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैंने आपको पहले भी कहा मुकुल कि शारदा सिन्हा के लिए इंस्ट्रूमेंट कोई मायने नहीं रखता था, उनके लिए जो वाद्य यंत्र थे वो मायने नहीं रखते थे। और शारदा सिन्हा बिना इंस्ट्रूमेंट के भी ऐसा गाती थी कि मानो उनकी आवाज धरातल से सीधे पर्वत तक गूंजती हो। उनकी आवाज में वो जादू था। और शायद ये वजह है कि पूरा बिहार, पूरा पूर्वांचल, पूरा देश आज गमगीन है अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी माता को खोकर। और एक श्रद्धा की प्रतिमूर्ति के तौर पर संपूर्ण बिहार उन्हें देखता था, संपूर्ण पूर्वांचल उन्हें देखता था। और कई ऐसे मौके जो हैं वो आए। मुझे पूर्वांचल के कई लोगों ने बताया कि एक बार बलिया की किसी सभा में जब वो गाने के लिए पहुंची तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जो थे वो वहां मौजूद थे। और चंद्रशेखर जी ने उनसे जब एक गाने की फरमाइश की तो शारदा सिन्हा इतनी झूम उठी, उन्होंने इतनी शिद्दत के साथ उनके गाने गाए, क्योंकि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे वो भोजपुरी भाषी थे। और उन्होंने कहा कि शारदा जी केकरा से मिलल जाई, जो उनका एक गीत था, वो गाना उनको सुनाने के लिए। और उन्होंने चंद्रशेखर की फरमाइश पूरी की। और शारदा सिन्हा की इतनी प्रशंसा चंद्रशेखर ने की, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, कि वो बताया नहीं जा सकता है। बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात की पुष्टि की। और बिहार के जितने बड़े नेता हैं या बिहार के जो कला संस्कृति जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं वो तो उनके मुरीद थे ही, उनके फैन थे। और शायद यही वजह है कि आज उनके मृत्यु के पश्चात संपूर्ण प्रधानमंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक ने शोक जताया है। और तमाम लोग कहीं न कहीं आहत हैं उनके निधन से। और उनके जो बहुत सारे गीत हैं, मुझे बचपन से याद आता है कि शिव की नचारी जो है वो गाई जाती है। बाबा भोला की आराधना में भी उन्होंने कई गाने गाए हैं, विवाह के गीत उन्होंने गाए हैं, भजन गाए हैं, फिल्मों के लिए गाने गाए हैं। तो जो कला और संस्कृति जगत का जो कोई सेक्शन है, उस सेक्शन शारदा सिन्हा से अछूता नहीं था। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। चाहे वो मैंने प्यार किया का गीत हो, हम आपके हैं कौन का गीत हो, या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर का गीत हो, तमाम गानों को अपनी सुरमई आवाज में पिरोकर शारदा सिन्हा ने जो दर्शक थे, जो श्रोता थे, उनके दिलों पर बदस्तूर राज किया। और हम कह सकते हैं कि यह सिलसिला तकरीबन 3 से 4 दशकों तक चला। जी बिल्कुल। और लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही हैं। आप बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपनी जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की हैं। उन्होंने लिखा है, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं एक्स पर इस पोस्ट के जरिए। किस तरीके से सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जिनका निधन हुआ, और प्रधानमंत्री ने जो अपना संदेश लिखा है, उन्होंने लिखा कि अत्यंत दुख हुआ है उनके निधन से, और उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। साथ ही ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री ने जिसको साझा किया है एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोक गायिका शारदा सिन्हा। ये तस्वीर साझा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट की उन्होंने किया है। तो ना सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, बल्कि देश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो लगातार इसको लेकर काफ़ी भावुक, और ये उन सभी के लिए भावुक पल। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नई सुबह नई शुरुआत DD न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, अमेरिकी महासंग्राम का विजेता कौन, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। जी हाँ, क्योंकि अमेरिकी चुनाव की अगर बात की जाए, मतदान लगातार चल रहा है और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं चुनाव को लेकर, जो मुद्दे हैं वो काफ़ी अहम हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था की बात की जाए या प्रवासन की हम बात करें, विदेश नीति की बात की जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी असर डालते हैं। और ख़ास तौर से जो अमेरिका में 50 राज्य हैं जहां वोटिंग हो रही है, उसमें भी जब हम अलग अलग श्रेणियां देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करते हैं कि जो वाइट हाउस की रेस है उसमें विजेता कौन होगा। और ये जो हम कह सकते हैं जो तस्वीर है कुछ देर में साफ हो जाएगी। इस पर लगातार हम यहाँ चर्चा भी करेंगे खास मेहमान के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से अब इस खास पेशकश की। और ख़ासतौर से जैसा लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो फिर चाहे रिपब्लिकन की बात की जाए, डेमोक्रेटिक की बात की जाए यानी कमला हैरिस या इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें, दोनों ही जो हैं अलग अलग मंचों पर कई मुद्दों को लेकर लगातार
हमने देखा है किस तरीके से एक दूसरे पर उनकी जो ज़ुबानी जंग है वो नज़र आई है, लेकिन अब जो मुकाबला है ये और भी कड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, टक्कर का माना जा रहा है, करीबी माना जा रहा है। इसके लिए वो कौन से अहम जो मुद्दे हैं उन पर आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं, उन खास मुद्दों पर जिनके इर्द गिर्द माना जा रहा है कि इस बार का जो ये अमरीकी महासंग्राम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वैसे तो बहुत से मुद्दे छाए हुए हैं, लेकिन नतीजों को निर्धारित करने में 5 मुद्दे सर्वाधिक भूमिका निभा सकते हैं। ये मुद्दे हैं अर्थव्यवस्था, आप्रवासन, गर्भपात का अधिकार, विदेश नीति और जलवायु परिवर्तन। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी आयात पर 10% टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जबकि दूसरी ओर उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस मध्यम वर्ग पर फोकस कर रही हैं। उनका एजेंडा अमीरों पर थोड़ा टैक्स बढ़ाना और परिवारों को राहत देने के लिए चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जैसी पहल को आगे बढ़ाना है। वहीं इमिग्रेशन या अप्रवासन को लेकर ट्रंप का दृष्टिकोण सख्त है। वो अवैध रूप से रह रहे लोगों के सामूहिक निर्वासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमा पर दीवार बनाने जैसे कदमों के समर्थक हैं। कमला हैरिस भी सख्त अप्रवासन नीति की समर्थक हैं, लेकिन वो बाइडेन प्रशासन की नीति के अनुरूप सुरक्षा उपायों और मानवाधिकारों के बीच संतुलन की वकालत करती हैं। गर्भपात संबंधी अधिकार का मुद्दा इस बार के चुनाव में काफी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अधिकार को निरस्त किए जाने का क्रेडिट ट्रंप लेते हैं। साथ ही वो भविष्य में मेडिकल गर्भपात पर भी नियंत्रण की बात कर रहे हैं। वहीं कमला हैरिस देश भर में गर्भपात का अधिकार बहाल करने का वादा कर रही हैं। इसके अलावा विदेश नीति को लेकर ट्रंप का दावा है कि जीतने के बाद वो यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को तुरंत हल करा देंगे। वो रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैन्य अभियान को अमेरिकी वित्तीय सहायता के आलोचक हैं। उधर कमला हैरिस मानवीय सहायता पर जोर देते हुए यूक्रेन की मदद जारी रखने की बात कह रही हैं। ट्रंप जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को छल मानते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में अमेरिका ने पेरिस समझौते से खुद को अलग कर लिया था। उधर कमला हैरिस स्वच्छ ऊर्जा में अतिरिक्त निवेश के लिए विशेष कानून की समर्थक हैं। अब देखना यह है कि इन बेहद अहम मुद्दों पर अमेरिकी मतदाता ट्रंप के साथ जाते हैं या फिर कमला हैरिस के पक्ष के साथ खड़े होते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द माना जा रहा है कि जो ये अमरीकी महासंग्राम है यानी राष्ट्रपति का चुनाव है वो कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो हैं काफ़ी हद तक तय करेंगे जो व्हाइट हाउस की रेस है उसको। और ख़ासतौर से इन्हीं मुद्दों में जब हमने देखा कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में जो आर्थिक मुद्दे जो हैं उनकी काफ़ी गूंज नज़र आ रही है। ख़ासतौर से कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने अपनी अपनी आर्थिक नीतियों को मजबूती से जनता के सामने रखा है। आइए एक नज़र डालते हैं दोनों के आर्थिक एजेंडे पर। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दोनों दावेदार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अमेरिकी आर्थिक विकास के लिए अपनी अपनी नीतियों को श्रेष्ठ बता रहे हैं। ट्रंप चीन जैसे प्रतिद्वंदी देशों के मुकाबले अमेरिकी दबदबे पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप का आर्थिक एजेंडा प्रमुख रूप से ऊर्जा और वित्तीय उद्योगों संबंधी नियमों में नरमी और महंगाई को कम करना है। वहीं कमला हैरिस ऐसी अर्थव्यवस्था की वकालत कर रही हैं जिसमें उद्योगपतियों और मध्यम वर्ग दोनों का भला हो। वो ट्रंप के इस आरोप को खारिज करती हैं कि उनकी नीतियां कम्युनिस्ट विचारों से प्रेरित हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आम अमेरिकी इन दोनों उम्मीदवारों की आर्थिक नीतियों और वादों को लेकर क्या सोच रहे हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री प्रोफेसर सुरेश नायडू इसका जवाब देते हैं। I think a single one that's both real and perceived is the high price of housing, particularly in core metropolitan cities like New York, like San Francisco, like Chicago. And so that issue of the high price of housing, I think, is a real one, as well as high prices of sort of other things like healthcare and education. But, you know, I will also say that for and those are long-term kind of structural things. There's another perception of inflation, and the inflation was very real and very persistent, but it's also the case that wages rose for most workers in a rate that outpaced inflation. So I think and if you look, you'll see that perceptions of inflation are also highly correlated with your party. So Republicans think that there was much more inflation than Democrats do. चुनाव में जिन आर्थिक नीतियों की चर्चा है उनका प्रभाव केवल अमेरिका नहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इनमें भारत जैसे साझेदार देश भी शामिल हैं। As Trump has made a statement that he will have tariffs put in, yes, India will get impacted. But then what happens is
India also is importing substantial amount of goods and services from US. So there could be a reciprocity. And I think putting tariff does not help economies. It hurts the consumer on both sides. राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिकी मतदान कर रहे हैं और गेंद अब मतदाताओं के पाले में है। उन्हें निर्धारित करना है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए ट्रंप की नीतियां बेहतर होंगी या कमला हैरिस की। नीतियां बेहतर होंगी और किसको इन नीतियों का लाभ मिल पाएगा, ये कुछ देर में साफ होता हुआ नज़र आएगा जब जो मतदाता हैं वो फिलहाल मतदान कर रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रभुदयाल जी जो हैं जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। प्रभुदयाल जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना सिर्फ विदेश नीति की हमने बात की, लेकिन जब खासतौर से अर्थव्यवस्था की बात आ जाती है तो जब फिर चाहे कमला हैरिस की हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, कमला हैरिस जिनका मानना है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं या मध्यम वर्ग है, उस पर उनका एक फोकस नज़र आता है। लेकिन ट्रंप की अगर बात की जाए तो उनका मानना है कि किस तरीके से जो दूसरे और देश हैं उनके साथ हम बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक वित्तीय मजबूती जो है उसको बरकरार रखना भी एक चुनौती उनको नज़र आता है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, कमला हैरिस ने ये स्पष्ट किया है कि वो बड़े बिजनेसेस पे टैक्स बढ़ाएगी, जैसे कम से कम $400,000 पर ईयर की जिनके लोगों की इनकम है उस पे वो टैक्सेस बढ़ाएंगी ताकि वो जो पैसा आएगा उससे कमजोर फैमिलीज की सहायता कर सकेंगी। वो जैसे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स देना चाहती हैं, तो इसके लिए पैसा चाहिए, वो टैक्सेशन चलाएंगे जी। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो टैक्स कम करना चाहूंगा, लेकिन इम्कान ये लगाया जा रहा है कि वो अमीरों पर टैक्स कम करेंगे और इससे जो कमला हैरिस का वोटर बेस है वो काफी नाराज है ट्रंप की बातों से। अब जैसा आपके स्पेशलिस्ट कह रहे थे कि हाउसिंग की क्राइसिस वाकई बहुत है, क्योंकि मॉर्गेज रेट्स बहुत बढ़ गए जी। मॉर्गेज रेट्स बढ़ने से जो महंगा जो खरीदारी होती है घरों की वो महंगी हो गई जी। तो इसको किस तरह से कम किया जाएगा, ये ऐसी समस्या है जिससे बहुत से लोग तंग हैं वहां पर। अब ट्रंप ये कहते हैं कि वो इंपोर्ट्स पे जो टैरिफ है, इंपोर्ट्स पे टैक्सेस है वो बढ़ाएं, तो उससे जो सरकार की आमदनी होगी और सरकार जो है वो लोगों की सहायता कर सकेगी। लेकिन अगर टैक्सेस बढ़ाएंगे तो जो बाहर से चीजें इंपोर्ट होती हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी जी। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि किस तरह से ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए जी। बिल्कुल। एक और इससे ही जुड़ा एक मसला है जी कि ट्रेड का जो कमला हैरिस है, जैसा मैंने अभी कहा था कि वो जो अभी नीति है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादातर उसी को कायम रखना चाहेंगी और वो ज्यादा इंपोर्ट्स पे टैक्सेस वगैरह बढ़ाना नहीं चाहेंगे। ट्रंप ने अपने ये जो कैंपेन में टैरिफ्स को एक बहुत बड़ी अहमियत दी है। वो तो ये कहते हैं कि चाइना से जो माल आ रहा है, चाइना से माल जो आ रहा है जी, उस पे वो बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाएंगे। तो अगर ऐसा वो करते हैं, अगर प्रेसिडेंट बनते हैं और ये करते हैं, तो शायद भारत को इससे कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना से जो गुड्स आ रहे हैं वो रिप्लेस हम कर सकते हैं कि अपने यहाँ के गुड बना के अमेरिका को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जाए। तो कुछ ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अभी कुछ ज्यादा तो बातें स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोनों कैंडिडेट्स जो कहते आ रहे हैं उनसे कुछ ऐसे अंदाजे लगाए जा सकते जी। बिल्कुल। और ऐसे में प्रभुदयाल जी, जो खासतौर से वहाँ पर जो प्रवासी भारतीयों की अगर हम बात करें, उनका जो मतदान है वो किस तरह का जो रुझान है उसमें आप देख सकते हैं? देखिए, हमेशा से जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं जी। ये नहीं कि ट्रंप को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो परसेंटेज है वो
डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में ज्यादा है। ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को सब्सक्राइब करते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें हुई है हाल में जिनका असर शायद भारतीय समुदाय पर पड़ सकता है। मसलन जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसके संबंध में डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़ी सख्त टिप्पणी कही। उन्होंने तो ऐसा जाहिर किया है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे तो इस तरह की हरकतों के खिलाफ वो बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। जी। इसके विपरीत कमला हैरिस ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं उसकी निंदा समझी जाए। तो जो भारतीय समुदाय के लोग हैं इस बात पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कितना ध्यान दे रहे हैं ये पूरा स्पष्ट नहीं है। ज्यादातर वो अपने मसलों पर ध्यान दे रहे हैं और बहुत से जो मैंने अभी बात से जिक्र किया जैसे हाउसिंग है, इन्फ्लेशन है, ये सब मसले तो सब लोगों को वहां अफेक्ट करते हैं क्योंकि ज्यादातर भारतीय समुदाय के लोग जो है वो वर्किंग क्लास लोग हैं, बिजनेस भी है पर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन है। तो ये इन्फ्लेशन वगैरह ऐसी चीजें जिनसे उनको काफी तकलीफ होती है। तो अब ये देखना है कि किसकी बात ज्यादा चलेगी भारतीय समुदाय के संबंध में, ट्रंप की या कमला हैरिस की। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारतीयों का जुड़ाव है वो कमला हैरिस से भी हमें नजर आता है और जिस तरीके से आपने बताया अभी जो ट्रंप हैं जिन्होंने हाल ही में कहा था कि जो जिस तरीके से अलग अलग देशों में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है उसके वो खिलाफ हैं, इस तरह की जो मामले हैं वो सामने नहीं आने चाहिए थे, इस तरह की जो हरकतें हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए क्या माना जाए, क्या बिजनेस की जब हम बात कर रहे हैं, आर्थिक मामले हैं जिसको लेकर अलग अलग नीतियाँ जो दोनों ही नेताएं हैं वो बता रहे हैं, तो क्या आर्थिक नीतियाँ मुद्दा रहेंगी या जिस तरीके से हमने देखा था कि जो गर्भपात के अधिकार को लेकर भी कमला हैरिस ने जिस तरीके से बात कही है उसको लेकर भी एक जुड़ाव कहीं ना कहीं जो अमेरिकी हैं उनका नजर आएगा। किसके विषय में कमला हैरिस ने बात की थी, आवाज ठीक नहीं आई। जी, जो खासतौर से गर्भपात के अधिकार का जो एक मुद्दा वहाँ नजर आ रहा है। जी जी, देखिए ये जो अबॉर्शन इशू है जी, ये वाकई में एक बहुत ऐसा मुद्दा है जिससे समाज में बंटवारा है विचारों में। जो ज्यादातर विमेन वोटर्स हैं जी वो तो कमला हैरिस की पॉलिसी से खुश हैं, बिकॉज कमला हैरिस चाहती हैं कि इस संबंध में वुमेन को अधिकार होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब रिप्रोडक्शन राइट्स उनके होने चाहिए जी। अगर वो अबॉर्शन चाहें तो इस संबंध में उनके पास हक होना चाहिए कि वो करा सके। डोनाल्ड ट्रंप शुरू से अबॉर्शन के खिलाफ रहे हैं, हालांकि अभी उन्होंने कुछ ऐसे अपने विचार दिए हैं कि वो खुद कोई ऐसी फेडरल पॉलिसी नहीं अपनाना चाहेंगे, लेकिन जरूर वो कुछ स्टेट्स पे छोड़ देंगे, जो अलग अलग अमेरिकन स्टेट्स हैं वो उस पे नियम बनाए कि वो अपने जो टेरिटरी में क्या होने देंगे अबॉर्शन के विचार के। लेकिन देखिए एक बात याद रखनी चाहिए कि ट्रंप ने अपने पहले टर्म में कुछ ऐसे जजेस को अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट में जो कि अबॉर्शन के खिलाफ, और एक बड़ा महत्वपूर्ण केस हुआ था जिसको बोलते हैं रो वर्सेस वेड, उसको ओवरटर्न करने के लिए, वो जजमेंट था उसका ओवरटर्न करने में इन जजेस ने बड़ी अहम भूमिका अपनाई थी जी। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ट्रंप जो है वो तो अबॉर्शन के खिलाफ है और इसीलिए उन्होंने ऐसे जजेस को वहां पर अपॉइंट किया था। तो अभी चाहे ट्रंप जितना सॉफ्ट चले इस पे और ये कहने की कोशिश करें कि वो कोई ऐसा फेडरल लेजिस्लेशन नहीं बनाएंगे और स्टेट्स पे छोड़ देंगे, लेकिन उनकी बात पूरी तरह से खरी नहीं उतरती है क्योंकि लोगों को उनके पहले टर्म की याद है कि उन्होंने किस तरह से उन जजेस को अपॉइंट किया था जिन्होंने बिल्कुल कई आरोपों से जाहिर तौर पर वो घिरे भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महिला मतदाताओं का आपने जिक्र किया, और ऐसे में क्या जो अमेरिका है या उसकी जो जनता है वो तैयार रहेगी, एक जो बदलाव आएगा अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर एक महिला जो है वो नजर आए? महिलाओं का जो विचार है उसको कमला हैरिस
ज्यादा समझती हैं और कमला हैरिस की सोच उनके पक्ष में और इसीलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ज्यादातर विमेन वोटर्स जो जी फीमेल वोटर्स वो कमला हैरिस के पक्ष में जा रही और जो हार्डकोर मेल वोटर्स हैं वो जो कि अबॉर्शन राइट्स के पक्ष में नहीं है वो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में आ रहे हैं जी। तो अभी मैंने कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखी कि अभी जो वहाँ अर्ली वोटिंग होती है अमेरिका में जो जी पहले जाके आप वोट कर सकते हैं कि लास्ट डे जी, ये भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। तो उसमें ज्यादातर जो है वोटर्स वो वुमेन वोटर्स गई हैं क्योंकि वो जल्दी से जाके अपना काम कर देना चाहती थी और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अब अबॉर्शन इश्यूज पे जो डिस्कशन है डिबेट है कि बाद में कुछ और ऐसा ना हो जाए ओवरटर्न हो जाए लोगों की सोच बदल जाए वो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया जी प्रभुदयाल जी। लेकिन ये तो वो मुद्दे हैं जो देश में अमेरिका में जाहिर तौर पर हैं लेकिन इसके साथ साथ जब जियोपॉलिटिकल एंगल से जब हम देखते हैं उसका कितना इम्पैक्ट या उसका जो असर है वो हम मान सकते हैं क्योंकि इसको लेकर भी हमने देखा है किन की बात की जाए डेमोक्रेट की बात की जाए उनके जो बयान हैं वो सामने आए हैं। ऐसे में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं विश्व में उसको लेकर क्या माना जाए? परिस्थितियां बनी थी किस संबंध में? जी जो जियोपॉलिटिकल की जब अगर खास तौर से हम बात करते हैं देखिए जियोपॉलिटिकल एरिया में आजकल सबसे ज्यादा जो जिक्र होता है वो इंडो पैसिफिक का होता है क्योंकि चीन का जो विस्तारवाद है वो हर तरह से सामने आता है। एक तो टेरिटोरियल विस्तारवाद है क्षेत्रीय विस्तारवाद और दूसरा आर्थिक संबंध में इकोनॉमिक एक्सपेंशन जी। तो इनको और ट्रंप शायद उसी के खिलाफ नजर आते हैं कभी कभी जी ट्रंप शायद उसी के खिलाफ नजर आते हैं कभी कभी। ट्रंप तो का उन्होंने बड़ी सख्ती दिखाई थी लेकिन वो सख्ती बहुत हद तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी कायम रही। देखिए ट्रंप ने ये जो क्वाड को रिजुवेनेट किया था और इसकी हाई लेवल मीटिंग शुरू की थी जी। और बाइडेन ने इसको और आगे बढ़ा है। कितनी समिट्स हुई अभी बाइडेन के टेन्योर में। तो मेरे विचार में जो ये इंडो पैसिफिक का मुद्दा है इस पे दोनों में से कोई भी कैंडिडेट्स नरमी नहीं दिखाएंगे जी बिल्कुल। और खासतौर से जी इन मुद्दों की तो बात होगी ही लेकिन फिलहाल किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आ रही हैं इनका भी हम रुख करेंगे। फ्लोरिडा से हमारे संवाददाता अमृतपाल जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल जानना चाहेंगे आपसे भी किस तरह की से क्योंकि जहाँ भी चुनाव की जब बात कही जाती है और अमेरिकी चुनाव जिसको पूरा विश्व जो है वो टकटकी लगाए देख रहा है किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? देखिए पहली बात मैं बताता हूँ आपका इसका जवाब देता हूँ पर मैं इस वक्त उस वोटिंग बूथ पे खड़ा हूँ जहाँ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहला मेलानिया ट्रंप ने अभी वोट किया है। उन्होंने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी वोट करने के बाद। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि उनके कैंप की तरफ से कोई वायलेंस नहीं होगी। यहाँ बहुत बड़ा खतरा है वायलेंस का। एप्रीहेंशंस हैं कि क्या इलेक्शन वाले दिन वायलेंस होंगी वैंडलिज्म होगी या आने वाले दिनों में अगर जो भी पार्टी हारती है क्या वो डिनाइल मोमेंट में जाएगी और उसके बाद तोड़फोड़ या वायलेंस या जिस तरह का 6 जनवरी 2021 का वाकया गुजरा क्या वैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर से बात करते हुए ये कहा आश्वासन दिया कि मेरी तरफ से या मेरे कैंप की तरफ से या मेरे रिपब्लिकन की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि कोई वायलेंस नहीं होगी। तो ये इस वक्त की अहम खबर है। ये इस वक्त ये एक बड़ा आश्वासन है अमेरिकन पब्लिक के लिए क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं इसी खतरे के चलते। मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री में जितनी मर्जी विवादित इलेक्शंस हुई हों 2000 में जहां मैं हूं फ्लोरिडा में एल गोर और जॉर्ज बुश जूनियर के बीच में काफ़ी विवाद हुआ था। फाइनली यूएस सुप्रीम कोर्ट को सेट इन करना पड़ा था और कहा जाता था कि जॉर्ज बुश जूनियर इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको नियुक्त किया है वो इलेक्ट होकर नहीं आए हैं। तो इस तरह के विवाद
हुए हैं अमेरिकन हिस्ट्री में। अमेरिकन हिस्ट्री में प्रेसिडेंट्स पर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं, असैसिनेशंस हुई हैं प्रेसिडेंट्स। और इससे पहले भी हमने देखा था ट्रंप पर भी जिस तरह का हमला हुआ था अमृत। ये बड़ी बात थी। 1 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं मुकुल, फिर मैं आपको आप बोल लें। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा मैसेज डोनाल्ड ट्रंप के वहाँ से था। दूसरा, उन्होंने जो जैसे कैंडिडेट्स करते हैं, उन्होंने कहा जी हम जीत रहे हैं, रिपब्लिकन्स बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। जी मुकुल। जी बिल्कुल अमृत, अपनी जीत को लेकर तो जाहिर तौर पर जो ट्रंप है वो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि अमेरिकी चुनाव के साथ साथ जब हिंसा की हम बात करते हैं, उसको लेकर जो बंदोबस्त किए गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप पे भी हमने देखा था पिछले दिनों जिस तरह का हमला हुआ था, क्या उस वजह से भी हम मान सकते हैं एक संदेश ये भी देने की कोशिश की गई है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव हैं वो संपन्न हो और उसके साथ साथ शांति व्यवस्था जो है वो बेहतर ढंग से लागू हो पाए? जी, यही मैसेजिंग करने की कोशिश की गई है, क्योंकि काफ़ी एप्रीहेंशन है शांति को लेकर। तो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप से जब रिपोर्टर्स ने यह सवाल पूछा तो उनको यही वो पूछना चाह रहे थे कि क्या अगर नतीजे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ नहीं जाते, क्या जनवरी 2021 का जैसा वाकया दोबारा गुजरेगा। उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दे दिया है कि नहीं, मेरे कैंप से नहीं होगा। तो ये एक तरह का एक बड़ा मैसेजिंग है इस वक्त जो अमेरिकन वोटर्स को, अमेरिकन पब्लिक को चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी एप्रीहेंशन यही है इस वक्त कि क्या डिनाइल मूवमेंट में इस तरह की तोड़ फोड़ होगी, क्योंकि सोशल मीडिया अब बज़ है इसको लेकर। दूसरी बात, साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि उन्होंने हालांकि ये कहा कि हम जीत रहे हैं, हमारे वोटर बेस बाहर आ रहा है और वोट कर रहा है, दे कमिंग आर इन फुल फोर्स द रिपब्लिकन वोटर्स, पर उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने एस्पर्शन कास्ट की इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर, जो वो लगातार अपनी कैंपेन पे करते आए हैं। लॉ सूट्स फाइल हो गए हैं, 90 से अधिक लॉ सूट्स ऑलरेडी पहली बैलेट कास्ट होने से पहले लॉ सूट्स फाइल हो गए थे अलग अलग काउंटीज में, क्योंकि जी ये फेयर नहीं है। उन्होंने कहा इफ इट द पेपर बैलेट वाज कंप्लीटली फॉलोड यू वुड हैव द रिजल्ट्स बाय नाउ। ठीक है, इलेक्शन रेटरिक है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, पर ये भी संदेश देता है कि अगर कल को जब ट्रेंड्स या नताइज आने शुरू होंगे तो लिटिगेशन जाएगी, रिकाउंट्स मांगे जाएंगे, क्योंकि मुकाबला काफ़ी नज़दीकी है, काफ़ी करीबी है, स्पेशली स्विंग स्टेट्स में। अगर आप पोल सर्विस की बात करें, और मैं सुबह से काफ़ी पोलिंग स्टेशंस पर गया हूं, वहां पर कंप्लीट पोलराइजेशन दिखती है आपको डेमोक्रेट वोटर्स और रिपब्लिकन वोटर्स में। तो एटमॉस्फेयर चार्ज्ड अप है इस वक्त। इनकी ये स्टेटमेंट पर साथ साथ ये कहना कि जी ये इलेक्शन स्टोलन है या उस तरह की एस्पर्शंस कास्ट करना इनकी जमहूरियत के लिए ये कोई अच्छा संदेश नहीं है, पर सियासत है, सियासी लोग इस तरह के बयान देते हैं। जी बिल्कुल, सियासत है और सियासी बयानबाजी का जो समय है वो अभी है, क्योंकि लगातार जो मतदान है वो चल रहा है अमेरिका में। और ख़ासतौर से अमृत, जब हम बात करते हैं यहाँ के जो अलग अलग मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे हमने अपने जो खास मेहमान उनके साथ भी इन पर चर्चा की थी, आपको क्या लगता है किस तरह के जो खास मुद्दे वहाँ पर इस चुनाव को जिनका असर डाल सकते हैं? देखिए, मैं करीब 20 दिन से यहाँ पे हूँ, मैं अलग अलग स्टेट्स में घुमा हूँ, कैलिफोर्निया, टेक्सास, कैलिफोर्निया ब्लू स्टेट है, टेक्सास रेड स्टेट है, फ्लोरिडा में जहाँ हूँ रेड स्टेट है, मतलब रिपब्लिकन्स को वोट करती है। मैं न्यूयॉर्क में था, वाशिंगटन डीसी में था, पेंसिल्वेनिया जो स्विंग स्टेट है वहाँ था। मैंने काफ़ी जिन लोगों से बात की है, जितने भी लोगों से बात की है, उनके हिसाब से मुद्दे एवरेज अमेरिकन के लिए नौकरियाँ, महंगाई, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, टैक्सेशन, ये मुद्दे हैं एवरेज अमेरिकन के लिए। विमेन की बात करें, उनके लिए अबॉर्शन और विमेन राइट्स का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। काफ़ी विमेन जो कहती हैं हम रिपब्लिकन कैंप से आती हैं, मुझे बहुत सारी विमेन, एक नहीं काफ़ी ख़वातीन ने ये बात कही कि जी कमला हैरिस जो कह रही हैं हमको छूता है, हम रिपब्लिकन वोटर्स रहे हैं, हमारी माएँ रिपब्लिकन वोटर्स रही हैं, उनकी माएँ रिपब्लिकन वोटर्स रही हैं, पर इस बार हम कमला को वोट कर देंगे। ये वो एटलीस्ट ऑन कैमरा कहती हैं, करती क्या हैं वो तो किसी को नहीं पता। तो एक साइजेबल वुमेन के लिए वुमेन राइट्स और अबॉर्शन का मुद्दा ज़रूर है।
बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं जैसे लैटिनोस हैं उनके लिए मुद्दा इमिग्रेशन का एक मुद्दा है। इंडियंस के लिए, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए उनकी एसिमिलेशन सोसाइटी में, H1B वीज़ास, हालांकि H1B वीज़ास वाले वर्क परमिट पे होते हैं, वो वोट नहीं कर सकते, पर लार्जर इंडियन कम्युनिटी का तो हिस्सा हैं, तो वो लार्जर इंडियन कम्युनिटी को शेप करते हैं। उनके भाई बहन भतीजे होते हैं, तो वो जो अमेरिकन वोटर्स होते हैं उनके लिए, इंडियन अमेरिकन के लिए ये मुद्दा है। अरब अमेरिकन के लिए ये मुद्दा है कि कौन सा कैंडिडेट गजा इसराइल वॉर जो चल रही है उसको सुलझाएगा। जिनकी यूरोपियन रूट्स हैं उनके लिए यूक्रेन रशिया जंग एक मुद्दा है। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं, पर एवरेज अमेरिकन के लिए रोजी रोटी का सबसे बड़ा मुद्दा है राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई और नौकरियां। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए, वित्तीय तौर पर देखा जाए, दोनों ही नेता जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, कमला हैरिस की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं अपनी वित्तीय जो नीतियां हैं वो जाहिर तौर पर उनका जिक्र करते आए हैं। और खासतौर से प्रभुदयाल जी, इस बारे में आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जो वित्तीय नीतियां हैं काफ़ी हद तक तय करती हैं कि किस तरीके की आगे आने वाले 4 साल जो हैं उसमें उनके देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस दिशा में जाएगी और किस तरीके से जो दूसरे देश उनके साथ संबंध होंगे। देखिए, जैसा अमृतपाल जी ने कहा कि इन्फ्लेशन का मुद्दा तो बहुत बड़ा है और इसके साथ कनेक्टेड है हाउसिंग शॉर्टेज। तो इससे आम जनता तो बहुत परेशान है और इस वजह से जो भी वहां का प्रेसिडेंट बनेगा वो किस तरह से इन मुद्दों पर नीति अपनाएगा वो सबके लिए बहुत अहमियत रखती। तो मेरे विचार में आज की जो इलेक्शन हो रहा है इसमें ये मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इन पे सबसे ज्यादा विचार विमर्श किया जा रहा है। वोटर्स इस पे सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। क्या दोनों कैंडिडेट्स की पॉलिसीज हैं इस संबंध। इसके अलावा जो अमृतपाल जी ने बताया कि जैसे अबॉर्शन राइट्स हैं, क्लाइमेट, ये सब जो इश्यूज हैं ये सब इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन लोगों की जेब पर किस तरह से असर पड़ेगा आगे के दिनों का, टैक्सेस कैसे होंगे, हाउसिंग की कुछ समस्या जो हो कम होगी या नहीं होगी, महंगाई कम होगी या नहीं, सबसे बड़े मुद्दे आम वोटर के लिए तो यही है। लेकिन देखिए, हम और आप अभी बात कर रहे थे वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, हमने इंडो पैसिफिक की बात की, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे जो पहले सेशन में हमने आपसे बात की थी, एक तो रशिया यूक्रेन वॉर है और मिडिल ईस्ट वॉर। दोनों में जो कैंडिडेट्स हैं ये कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, इनकी जो नीतियां हैं वो काफी डिफरेंट है, वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। अब जैसे कमला हैरिस वो ये कहती आई हैं कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करती रहेंगी जैसा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है। इसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं तो समझौता करा दूंगा। लेकिन समझौता कैसे कराया जाएगा? लोगों का ये अंदाजा है कि अगर आप समझौता कराने की कोशिश करेंगे तो रूस जो है बड़ी भारी कीमत मांगेगा। क्या यूक्रेन उस तरह की कीमत को अदा करने के लिए तैयार है? दूसरा बड़ा मुद्दा, जैसे मैंने पहले कहा कि वो मिडिल ईस्ट वॉर है, इसमें भी फर्क है, क्योंकि कमला हैरिस जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी तरह से इजराइल के पीछे, इजराइल के साथ। और आपको याद होगा कि पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रति बहुत सख्ती दिखाई थी। जो ओबामा साहब के टर्म में एक न्यूक्लियर डील हुई थी ईरान के साथ, वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे खत्म हो गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं मानने को तैयार थे कि ईरान जो है उस पर काबू पाया जा सकता है इस तरह के समझौते से, क्योंकि ईरान की नीयत और नीति में उनको बड़ा शक था। तो मेरे विचार में डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं एज प्रेसिडेंट तो मिडिल ईस्ट वॉर में वो इजराइल के साथ खड़े दिखाई देंगे पूरी तरह से। और उसके विपरीत अगर जो कमला हैरिस ने ये कोशिश करेंगी कि किसी तरह से इजराइल को मनाया जाए कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो। हालांकि मुझे लगता नहीं कि अब 2 स्टेट सोल्यूशन कोई पॉसिबल है, क्योंकि ईरान ने, इजराइल ने बहुत कड़ी मार मारी है गाजा पे, तहस नहस कर दिया है, और अब पैलेस्टीनियंस का उस तरह का प्रेशर हो ही नहीं सकता जैसे एक जमाने में था।
कि वो एक अपनी सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन खासतौर से प्रभु दयाल जी अगर समझा जाए जो 50 राज्य हैं, जो 50 स्टेट्स हैं, उसमें क्योंकि खासतौर से स्विंग स्टेट्स जो हैं, जैसा आप पहले बता रहे थे, उनका अगर देखा जाए, क्या वो एक निर्धारित उनको माना जा सकता है कि जिस तरफ वो जाएंगे तो उस तरफ पलड़ा भारी नजर आएगा? देखिए, ये तो सच है जी, कुछ स्टेट्स जो हैं वो हमेशा रिपब्लिकन्स के फेवर में वोट करती हैं और कुछ स्टेट्स हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी के फेवर में वोट करती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि इस ट्रेंड के खिलाफ भी वोटिंग हो गई। जैसे मसलन पिछले इलेक्शन में जॉर्जिया जो हमेशा रिपब्लिकन्स के साथ जाती थी, उसने कुछ अपना रुख बदला। जी, इसके अलावा जो स्विंग स्टेट्स हैं ये तो महत्वपूर्ण है, बिकॉज कभी ये एक तरफ जाती रही हैं, कभी एक दूसरी तरफ जाती रही हैं। अब इस वक्त भी जो पोल्स आ रहे हैं उससे ये नजर आ रहा है कि स्विंग स्टेट्स भी कुछ जो है वो ट्रंप के साथ खड़ी हैं, कुछ कमला हैरिस और कुछ में बिल्कुल बराबरी का एड़ी चोटी का टक्कर है। जैसे पेंसिल्वेनिया के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें बिल्कुल बराबरी है। तो देखना है कि स्विंग स्टेट्स जो हैं किस तरफ जाएंगी, लेकिन इसमें तो शक नहीं है कि स्विंग स्टेट्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा। जी, और शायद प्रभु दयाल जी यही वजह है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें जाकर हमने देखा किस तरीके से जो प्रचार किया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी वजह से एक फोकस जो है, जो जोर है, वो इन स्विंग स्टेट पे नजर आता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हर कैंडिडेट यही चाहेगा कि स्विंग स्टेट्स उसके पक्ष में वोट करें, तो स्विंग स्टेट पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। जो स्टेट्स जैसे रिपब्लिकन हमेशा रहती हैं तो उनके बारे में रिपब्लिकन कैंडिडेट फिक्र नहीं करेगा। वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट जो है वो जाके वोट करेंगे। अब जो कमला हैरिस कर रही है, रिपब्लिकन स्टेट्स में बहुत जोर दे रही हैं कि किस तरह से उनको वो अपनी तरफ खींच ले। लेकिन स्विंग स्टेट जो हमेशा कभी इधर चली गई है, कभी उधर चली गई हैं, इन पे तो दोनों कैंडिडेट्स की तवज्जो रहेगी, क्योंकि इनको जीतना ये बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये निश्चय कर सकते हैं कि किसके पक्ष में इलेक्शन चले। जी बिल्कुल, और लेकिन जब स्विंग स्टेट की हम बात करते हैं प्रभु दयाल जी, क्या इसमें जो खासतौर से रिपब्लिकन पार्टी है उसकी दावेदारी क्या कुछ आप मजबूत देखते हैं? नहीं, अभी नहीं कह सकते जी, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि देखिए 7 स्विंग स्टेट्स में से 4 कमला हैरिस के पक्ष में जा रही और 1 डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जा रही और 2 में बराबरी है। लेकिन कुछ दूसरी पोल एनालिसिस हुई है, उसमें दूसरा बताया जा रहा है कि ज्यादा ट्रंप के फेवर में जा रही है और नहीं तो वो बिल्कुल बराबरी है। तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्विंग स्टेट जो है ये निर्णायक हो सकती हैं इस इलेक्शन में, जैसी हमेशा से रही। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका जो है वो स्विंग स्टेट की रह सकती है। और वॉशिंगटन डीसी से हमारे संवाददाता शुभेंदु जो हैं वो भी फ़िलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु, जानना चाहेंगे आपसे वॉशिंगटन डीसी की अगर बात की जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से लगातार जो वोटिंग है वो जारी है, वहाँ पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? जी मुकुल, हम अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हैं, एक पोलिंग स्टेशन के बाहर। यहाँ पे जो ज़्यादातर स्कूल्स, चर्चेज और ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं वहीं पर वोटिंग का भी अरेंजमेंट होता है। तो हम एक स्कूल के बाहर हैं, थोड़ा दूर है क्योंकि यहाँ के कानून के अंतर्गत आप बहुत पास नहीं जा सकते हैं जहाँ पे वोटिंग हो रही है। हम थोड़ी देर के लिए बिना कैमरे के अंदर भी गए तो काफ़ी लंबी लाइन हमें अंदर दिखी। करीब 50, 60, 70 लोग एक लाइन में लगे हुए हैं और कंटिन्यूसली जो है नए वोटर्स वो भी आ रहे हैं। हम अर्ली वोटिंग के दौरान भी मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन इस तरह की भीड़ जितनी अंदर है, बाहर शायद उतनी नहीं लगी है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर काफी जगह है। जितनी लाइन अंदर जगह है उस पूरी जगह में जो वोटर्स हैं वो सब इकट्ठे हो रखे हैं। तो ये एक इंडिकेटर है कि बहुत ही
अच्छे नंबर्स अभी दिख रहे हैं। ये फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है। ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में जो 3 घंटे और पीछे है, वहां तो अभी वोटिंग शुरू हुई है थोड़ी देर पहले। तो वोटिंग के नंबर्स काफी हिस्टोरिक, ऐतिहासिक दिख रहे हैं इस बार। मुकुल, हमने देखा कि अर्ली वोटिंग में भी 80 मिलियन वोटर्स ने करीब अपना मत रखा। करीब 2240 मिलियन जो वोटर्स हैं, उसमें 80 मिलियन वोटर्स अपना मत पहले ही डाल चुके हैं, अपना बैलेट डाल चुके हैं। और अभी फिलहाल बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए। बहुत ही ऐतिहासिक नंबर्स में जो वोटर्स हैं वो आ रहे हैं अपना मत डालने के लिए। बिल्कुल। और शुभेंदु, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम बात कर रहे थे उनसे स्विंग स्टेट्स को लेके। आप लगातार वहां पर हैं। स्विंग स्टेट्स की अगर खास तौर से बात की जाए तो किस तरह का रुझान वहां से कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा? देखिए मुकुल, कहा जा रहा है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव है वो एक तरीके से इन 7 स्विंग स्टेट्स में ही हो रहा है, क्योंकि यहीं से निर्धारित होगा कि कौन अगला राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका का। आपने हम इतने दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं कि जो अमेरिका है पूरा, उसके स्टेट्स हैं, उसको रेड और ब्लू में बांटा जाता है। रेड वो जो यूजुअली रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते हैं और ब्लू वो जो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ रेड और ब्लू स्टेट देखें तो लगभग बैलेंस में है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, ये स्विंग इसलिए हैं क्योंकि अगर हम इनका हिस्टोरिकल डेटा देखें, पिछले इलेक्शन देखें, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जॉर्जिया का, जो कि एक स्विंग स्टेट है। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे राष्ट्रपति का चुनाव, तब जॉर्जिया ने रिपब्लिकन वोट किया था, रेड वोट किया था, डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था। लेकिन 2020 में जब वो हारे, जो बाइडेन जीते, तो जॉर्जिया ने ब्लू वोट किया, डेमोक्रेट को वोट किया। तो ये जो स्टेट्स हैं, इनकी अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ये कोई पर्टिकुलर पार्टी या इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई देते। हर इलेक्शन में वो मुद्दे के अनुसार उनका जो वोट बैलेंस है वो शिफ्ट होता है। और इसी कारण यहाँ पे जो कैंपेनिंग होती है वो भी काफी जोर शोरों से होती है। और जहाँ जो वोटिंग हो रही है और जो वोटर्स को पुश किया जा रहा है कि आप एक एक वोटर बाहर आए और वोट करें, वो भी यहाँ पे सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और हम देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह का जो इंतजाम है वो भी काफी ज्यादा है। कुछ ही देर में यहाँ पे पुलिस और फायर वैन्स जो है वो गश्त लगा रही हैं कि कहीं पर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे थे, तो इसी कारण से जो उसका कैरेक्टर है कि ओपिनियन पोल्स काफी हुए, लेकिन ये निर्धारित नहीं हो पाया कि ये जो 7 स्टेट हैं ये पूरी तरीके से किन की तरफ इनका रुझान है। 1 परसेंटेज पॉइंट का कभी कमला हैरिस की तरफ दिखता है तो कभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। और ये ओपिनियन पोल्स है, पॉपुलर वोट्स हैं। 1 वोट से भी अगर कोई कैंडिडेट जीतता है तो उनको जो इलेक्टोरल वोट्स होते हैं इन स्टेट्स के, वो पूरे मिल जाते हैं। तो इसीलिए जो स्विंग स्टेट्स हैं वो बहुत ही एक रोचक कॉन्टेस्ट का स्थान है। जी, निर्णायक भूमिका जाहिर तौर पर उनकी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बेहतर रहनी चाहिए, शांति व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से रहनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपकी रिपोर्ट्स जो आई थी उसमें हमने गन कल्चर का भी आपने जिक्र किया था। अब फिलहाल जिस तरह का आज जो वोटिंग हो रही है और ऐसे में जो नतीजे होंगे, क्या उसके बाद उसके लिए भी अमेरिका तैयार है? जो व्यवस्था है वो किस तरह की है? जी देखिए, जो प्रमुख बिंदु आपने बताया यही एक चिंता का विषय भी है। अभी तो फिलहाल बड़े उत्सुकता से वोटर्स आ रहे हैं, बड़ी शांति से यहाँ वोटिंग हो रही है। हालांकि पुलिस वगैरह गश्त कर रही है, लेकिन वोटिंग वॉशिंगटन की मैं आपको बात बता सकता हूँ, हम 2-3 जगह जहाँ गए वहाँ बड़े अच्छे से यहाँ पे वोटिंग हो रही है। लेकिन जब हम वोटिंग समाप्त होने की तरफ बढ़ेंगे, जब वोटिंग समाप्त होने के बाद काउंटिंग का समय आएगा, जब ट्रेंड्स का समय आएगा, वो एक क्रिटिकल समय है। उसी के कारण थोड़ी सी जो टेंशन है हवा में वो देखी जा सकती है। दोनों ही कैंडिडेट्स ने इस इलेक्शन को इतना पोलराइज कर दिया है, इस तरीके से प्रेजेंट किए हैं अपने ओपोनेंट को कि अगर जो ओपोनेंट है उनका जीतता है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़े नुकसान की बात होगी। इस कारण से जो वोटर्स हैं वो भी बढ़ गए हैं और इसीलिए हर इलेक्शन में कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। लेकिन इस इलेक्शन में क्योंकि पोलराइजेशन इतना हो गया है, क्योंकि टेंशन्स इतने ज्यादा हैं वोटर्स के बीच, सपोर्टर्स के बीच, कैंडिडेट्स के बीच, कि जो भी कैंडिडेट हारेगा वो किस तरीके से इसको स्वीकार करेगा या उसके जो सपोर्टर्स हैं क्या वो हिंसा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हीं बातों की काफी चिंता है। गन वायलेंस का एक कॉन्टेस्ट तो अमेरिका में है ही, उसको लेके भी चिंता है कि कोई अनटूवर्ड अगर इंसिडेंट हुआ तो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन तैयार होगी उससे डील करने के लिए। हम जानते हैं 2021 में यूएस कैपिटल में जो दंगाई थे वो अंदर तक घुस गए थे और तोड़फोड़ की थी, काफी नुकसान किया था। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो उसके लिए यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पूरा इंतजाम कर रखा है।
लेकिन कह नहीं सकते कि किस तरफ ये जो पब्लिक का मूड होगा वो स्विंग होगा जब रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। मुकुल जी बिल्कुल, और खासतौर से शुभेंदु, कमला हैरिस से पहले जब तक बाइडेन इस दौड़ में थे और उसके बाद जब वो हटे तो कहीं ना कहीं रिपब्लिकन जो हैं वो अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त नज़र आए थे एकदम से, लेकिन उसके बाद एक जो ट्रेंड धीरे धीरे बदला, कमला हैरिस के पक्ष में जो लोग नज़र आए या खासतौर से मध्यम वर्ग को उन्होंने जिस तरीके से फोकस किया, क्या उसका जो असर है वो देखने को मिलेगा नतीजों में? बिल्कुल मुकुल, और यही एक कैरेक्टर है इस इलेक्शन का, बहुत ही कांटे की टक्कर है। जो ओपिनियन पोल्स हैं वो अक्सर इन इलेक्शन से पहले अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर पाते हैं कि हमें लगता है कि ए कैंडिडेट जीतेगा या फिर बी कैंडिडेट जीतेगा जी। लेकिन जो मल्टीपल पोल्स हुए इन इलेक्शंस में, खासकर स्विंग स्टेट्स में, जहां पे कि जो कि ये निर्धारित करेंगे कि किस तरीके से इस चुनाव का रिजल्ट आगे आएगा जी, वो जो है असफल रहे इस बात को तय करने में कि किस कैंडिडेट को एज दिया जाए। एक ही स्विंग स्टेट में कभी डोनाल्ड ट्रंप को एज मिलता है, कभी कमला हैरिस को, और इसी कारण जो टेंशन है, जो एक्साइटमेंट है चुनाव को लेकर, वो काफी पीक पे पहुंच चुकी है। दोनों ही कैंडिडेट कहते हैं कि वो अश्योर्ड है कि जीत उन्हीं की होगी, पर चिंता की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि या तो वो जीतेंगे या फिर ये एक इलेक्शन फ्रॉड का केस होगा। और ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं उससे इलेक्टोरल प्रोसेस में थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको तक काफी थ्रेट्स मिली है अलग अलग जगह से कि अगर हमारा कैंडिडेट हारा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस कारण बुलेट प्रूफ ग्लास, ड्रोन सर्विलेंस, पैनिक बटन जैसी सुविधाएं दी गई हैं ताकि कोई इंडिविजुअल पोलिंग एजेंट को भी अगर तकलीफ होती है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक पैनिक बटन को प्रेस करके तुरंत पुलिस या सिक्योरिटी ऑफिसर्स की सहायता ले सकता है। तो बिल्कुल ये कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की जो कांटे की टक्कर है उसकी टेंशन हर लेवल इलेक्शंस की में हम देख सकते हैं। बिल्कुल, और ना सिर्फ टेंशन की बात की जाए, एक्साइटमेंट की बात की जाए, अलग अलग हम कह सकते हैं कि जो ढंग से वो हर कोई महसूस कर सकता है इस अमेरिका के महासंग्राम को। लेकिन ख़ासतौर से अगर हम बात करते हैं कमला हैरिस की, उनका राजनीतिक यात्रा जो है, राजनीतिक सफ़र जो है वो अभी तक कैसा रहा, आइए इस पर जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। अटॉर्नी से सीनेटर फिर उपराष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाली कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ। दरअसल भारतीय मूल की मां और जमैकन मूल के पिता के घर जन्मी कमला हैरिस जब 12 साल की हुई तो उन्हें मां और बहन के साथ अमेरिका छोड़ कनाडा जाना पड़ा, क्योंकि उनकी मां को वहां की मैकगिल यूनिवर्सिटी में टीचर की नौकरी मिली थी। कनाडा से स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद कमला अमेरिका लौट आईं, जहां उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ कमला मां की तरह अश्वेतों के अधिकारों के लिए कई प्रदर्शनों में शामिल हुईं। हार्वर्ड से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन के बाद कमला ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1989 में कानून की पढ़ाई पूरी की। 1990 में कमला कैलिफोर्निया की स्टेट बार काउंसिल में शामिल हुई और असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगी। 2010 में वे कैलिफोर्निया राज्य की अटॉर्नी जनरल चुनी गयी। वे इस पद को हासिल करने वाली पहली अश्वेत महिला थीं। कमला हैरिस की राजनीति की पहली सीढ़ी भी वकालत ही रही। वे जिला अटॉर्नी से स्टेट अटॉर्नी और फिर सीनेट यानी अमेरिकी राज्यसभा तक पहुंची। कमला हैरिस साल 2016 में चुनावी राजनीति में उतरी। ये वही साल था जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। राजनीति में आने के बाद कमला हैरिस पहली बार तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने अमेरिका में गन कंट्रोल के लिए कानूनी मुहिम शुरू की। साथ ही प्रवासियों की नागरिकता का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। कमला हैरिस को बराक ओबामा और जो बाइडेन का समर्थन हासिल था। कमला हैरिस सीनेट में चुने जाने वाली दूसरी अश्वेत महिला बनी। सांसद बनने के 2 साल बाद ही कमला हैरिस ने 2019 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने के लिए अपना नाम आगे किया। हैरिस करीब साल भर तक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेन करती रहीं। हालांकि कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवार की डिबेट में बाइडेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने उम्मीदवारी की रेस अपना नाम वापस ले लिया। 2020 में बाइडेन की जीत के बाद कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति चुनी गईं। बहरहाल ट्रंप के साथ कड़े मुकाबले में अगर कमला हैरिस जीत जाती हैं तो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बन हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लेंगी।
तो जाना आपने कमला हैरिस का किस तरीके से अभी तक का जो राजनीतिक सफ़र है वो रहा, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जो टक्कर है खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए, उनका कैसा सियासी सफ़र रहा है, राजनीतिक यात्रा उनकी कैसी रही है, आइए ये भी जानते हैं। 14 जून 1946 को जन्मे और रियल स्टेट कारोबारी से लेकर कैसीनो व्यवसाय में हाथ आजमा चुके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में भी ऊंचा मुकाम हासिल किया। 25 साल की उम्र में डोनाल्ड द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बन गए। ट्रंप 1970 और 1980 के दशक में एक महत्वाकांक्षी रियल स्टेट व्यवसायी के तौर पर उभरे। 70 के दशक में ट्रंप अपने रियल स्टेट कारोबार को फर्श से उठाकर अर्श तक तो पहुंचा दिया, लेकिन कैसीनो व्यवसाय उन्हें रास नहीं आया। 1984 में ट्रंप प्लाजा और 1990 में ट्रंप ताजमहल जैसे कैसीनो बनवाए। उन्होंने ताजमहल कैसीनो बनवाने में $1 बिलियन खर्च कर दिए, जिसने ट्रंप को कंगाल बना दिया। उन्होंने अपनी 2 कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया। उस वक्त कारोबार में रसूख कायम कर चुके ट्रंप सफलता के ऐसे पर्याय बन चुके थे कि उनकी कंपनी का दिवालिया होना भी उनकी प्रतिष्ठा को डिगा नहीं पाया था। ट्रंप 1980 के दशक से ही राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने को लेकर बयानबाजी करते रहते थे। हालांकि ट्रंप के इन बयानों को तब महज पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा जाता था। पिता तो डेमोक्रेट के सदस्य थे, लेकिन ट्रंप शुरुआत में रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर थे। साल 2000 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की बजाय रिफॉर्म पार्टी में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रिफॉर्म पार्टी से खुद को राष्ट्रपति उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। हालांकि 4 महीने बाद नाम वापस ले लिया। ट्रंप ने बाद में फिर से रिपब्लिकन पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 2012 में ट्रंप को एक बार फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा था, लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोई घोषणा नहीं की। ट्रंप औपचारिक तौर पर 2015 में अमेरिका की राजनीति में कूदे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने प्रचार अभियान को शुरू किया। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन के साथ हुआ। ट्रंप को चुनाव में हिलेरी के मुकाबले लगभग 28 लाख वोट कम मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट ट्रंप के पाले में अधिक आए, जिसकी वजह से ट्रंप राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने माइग्रेशन को लेकर सख्त रवैया अपनाया। अपने कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की योजना पर काम शुरू किया। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले प्रवासियों की एंट्री बैन की। ट्रंप पर राष्ट्रपति रहते अरबपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगा। सफलता के साथ साथ ट्रंप का विवादों से भी नाता रहा। राष्ट्रपति रहते ट्रंप के खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया। ट्रंप ने विदेश नीति के मामले में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर दिया। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते और ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ भी बातचीत की। 2020 का चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कोई भी रिपब्लिकन नेता ट्रंप को रिप्लेस नहीं कर पाए। ट्रंप ने एक-एक करके सबसे पहले पार्टी में विरोधियों को हराया और फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर 2024 के चुनाव में जगह पक्की की। तो जाना आपने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का जो राजनीतिक सफ़र रहा है और कैसे लगातार अगर देखा जाए, क्योंकि आरोपों से भी घिरे रहे हैं, लेकिन आज के समय में अगर देखते हैं तो लगातार एक अच्छा मुकाबला, एक कड़ा मुकाबला देते हुए नज़र आ रहे हैं कमला हैरिस को। फिलहाल अलग अलग मुद्दों पर अमेरिका में जो वोटिंग है वो जारी है। प्रभुदयाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभुदयाल जी, यहाँ जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि एक और मुद्दा है जिसको लगातार वैश्विक स्तर पर देखा जाता है बड़ी चुनौती के रूप में, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की अगर बात की जाए, उसको लेकर भी हमने देखा है जो दोनों नेता हैं वो अपनी अपनी बात कह चुके हैं। तो क्या ये भी एक मुद्दा है जो अमेरिकी नागरिक हैं वो कुछ देते नजर आएंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक टाइम पे कहते थे कि कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं, और ये बिल्कुल फ्रॉड बात है कि क्लाइमेट चेंज को इतना बड़ा मुद्दा बना के रखा उन्होंने। तो जो अमेरिकन पार्टिसिपेशन उसमें क्लाइमेट रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस में नहीं होने दिया जी। और मुझे याद है कि उन्होंने बहुत से ऐसे कानून जो बनाए गए थे जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पे जो लिमिटेशंस थे
एमिशंस के संदर्भ में कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एमिट की जाएगी पावर प्लांट से। बिल्कुल, ये अलग अलग नीतियां रही हैं इसमें, और खासतौर से अभी हमने दोनों ही नेताओं का जो राजनीतिक सफर है वो भी दिखाया था। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ आपको नजर आएगा राजनीतिक रूप से अगर बात की जाए तो? ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि ये तो सबका मानना है कि ये बड़ी कांटे की टक्कर है। अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए जो कमला हैरिस है उनकी जो एनवायरनमेंट के संदर्भ में पॉलिसीज हैं वो ऐसी हैं कि जो दुनिया से ज्यादा मेल खाती है। डोनाल्ड ट्रंप के जो ख्यालात हैं वो अधिकतर देशों के बिल्कुल विपरीत। जो कमला हैरिस ने जैसे कुछ उनके पोजीशंस थी उससे अपना डाइल्यूशन दिखाया है। जैसे अमेरिका में ऑयल एक्सट्रैक्शन की एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं फ्रैकिंग। जी। तो फ्रैकिंग से ये डर था कि ये काफी पोल्यूशन इससे पैदा होता है, और इन पे इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़े इस पे टाइट रेगुलेशंस बनाए थे, फ्रैकिंग को बंद करा था। जी। तो अब जो कमला हैरिस ये कह रही है कि नहीं, अब फ्रैकिंग पे वो थोड़ा सा मॉडरेट व्यू रखेंगी, क्योंकि ये भी सही है कि ऑयल प्राइसेस बहुत हाई हैं, और कैसे ज्यादा ऑयल की उत्पत्ति हो अमेरिका में ही, इस पे वहां की सरकार को विचार विमर्श करना पड़ता है। जी। तो दोनों साइड जो इस वक्त अपनी पॉलिसीज में कुछ कुछ परिवर्तन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप जो है एनवायरनमेंट के मामले में दुनिया के ख्यालात से मेल नहीं रखते हैं। जी। और कमला हैरिस जो है वो मेल रखते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो महासंग्राम है बतौर उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति के बीच, इसमें इसको किस दिशा में जाता हुआ आप देखेंगे? क्योंकि अलग अलग कारक हैं, फैक्टर्स हैं जिस पर हमने लगातार बात की है, लेकिन आपकी क्या उसमें राय है? देखिए, मैं तो इसमें क्या राय रख सकता हूँ जी। मैं तो जो मीडिया में एनालिसिस होती है, आप लोग जो बताते हैं, जो अमेरिका के एनालिस्ट होते हैं उनकी जो रिपोर्ट्स होते हैं, उनके जो ख्याल हैं वो मैं पढ़ता हूँ। तो मैं तो वहाँ मौजूद हूँ नहीं, मुझे तो कोई डायरेक्टली पता नहीं। मीडिया से जो कमेंट्रीज में एनालिसिस मिलती है उससे तो अभी लगता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बड़ी कांटे की टक्कर है, किसी तरफ भी जा सकता। जी बिल्कुल, लेकिन और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो जिस तरीके से बयानबाजी की बात की जाए या दूसरे उनके वक्तव्य सामने आते हैं, कहीं ना कहीं चर्चा में रहते हैं। फिर कहीं भी अगर वो पहुंच जाते हैं या उसके बाद उनकी जो बयानबाजी है, तो क्या उसका फ़ायदा उनको अब मिलता हुआ नज़र आएगा? देखिए, जो उनका वोटर बेस है, जी, जो वाइट अमेरिकन वोटर बेस है, खासतौर पे वो लोग जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं है, उनका सपोर्ट है इनको। तो वो तो ट्रंप के बातों से बहुत खुश होते हैं जी। और वो समझते हैं कि जो ये नीति अपनाएंगे वो उनके पक्ष में जाएंगे। लेकिन ट्रंप की पॉलिसीज जो है वाकई में बहुत डिवाइसिव, ये देश को बांट रही, ये देखना होगा। ख्याल होगा कि 2021 में जब वो जनवरी में इतने बड़े राइट्स हुए थे, और जबकि अमेरिकन कैपिटल हिल पे भी इतना अटैक हो गया, वो इसी वजह से क्योंकि इन्होंने अपने ये जो सपोर्टर्स को ये कन्विंस कर दिया था कि ये जो इलेक्शन है इनसे छीन लिया गया। बिल्कुल प्रभुदयाल जी, ये तो अब देखना होगा कि कौन सा नेता अपनी नीतियों के बलबूते पर जो मतदाता हैं उनको लुभाने में कामयाब रहा है, और किसकी तरफ जो पलड़ा है वो भारी नज़र आता है, और जो कौन व्हाइट हाउस की जो रेस है उसको जीतता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खासतौर से अगर बात की जाए अमेरिका के इस महासंग्राम की, इसका विजेता कौन होगा, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से इसकी तस्वीर अब धीरे धीरे